इतना मुझे बता देना। हुआ है ना? यस सर। ओके, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, तो फिर टुडे इकोनॉमिक्स क्लास फाउंडेशन एंट्रांस लेवल में। तो ये फाउंडेशन एंड एंट्रांस लेवल में लाइक कंपनी सेक्रेटरी या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी या फिर कॉस्ट अकाउंटेंसी, सभी को पढ़ना पड़ता है इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्पेशली। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो क्लास है, इवन इन बीकॉम लेवल बहुत लोगों को ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने का ज़रूरत पड़ता है सर। और क्यों ना पढ़े, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज एवरीथिंग सर। बिना इकोनॉमिक्स का तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं हो सकता। सर क्या बात करते हो, बिना इकोनॉमिक्स का कुछ भी नहीं? नहीं सर, अगर इकोनॉमी चलना बंद हो गया ना तो देश का हालत ख़राब हो जाएगा, सोसाइटी का हालत ख़राब हो जाएगा। आप ही बताओ, आज आप लोग इतना मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो और अगर इकोनॉमी का चक्का जो है ना, इकोनॉमी का ना एक पहिया होता है जो सरकार के हाथ में होते हैं, बिजनेसमैन के हाथ में होते हैं। अगर इनका बिजनेस या इकोनॉमी के ऊपर इनका जो फोकस है अगर हट जाए, ये कोरोना का जो महामारी जैसे चल रहा है, ये अगर बार बार लॉकडाउन करते रहे तो इकोनॉमी का हालत ख़राब हो जाता है। तो ये इकोनॉमी को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? बिकॉज़ किसी भी सब्जेक्ट को जब तक अंदर से नहीं समझ पाते ना, तब तक उसका अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसको सुधार नहीं पाएँगे, है ना सर? तो इसी चक्कर में आज का क्या कॉन्सेप्ट है, आज एक फ्रेश टॉपिक बात करेंगे सर, एकदम फ्रेश टॉपिक में बात होगा, ठीक है? जैसे लास्ट जो चैप्टर मैंने इकोनॉमिक्स क्लास में कराया था वो था थ्योरी ऑफ कॉस्ट, है ना? इसका पूरा डिटेल्स डिस्कशंस आप लोगों के साथ हुआ था सर, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। तो आज का जो डिस्कशन है ये भी एकदम फ्रेश डिस्कशन है, इसमें भी लंबा चर्चा चलेगा थोड़ा। लेकिन टॉपिक क्या है? टॉपिक इज थ्योरी ऑफ मार्केट बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? थ्योरी ऑफ मार्केट। मार्केट इन द सेंस सर इकोनॉमी में ना डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट होता है, ठीक है? ऐसे नॉर्मल मार्केट बोलने से हमें क्या समझ आता है हम सबको? नॉर्मल मार्केट बोलने से हम सबको क्या समझ आता है? हाँ शालिनी, शावनिता, क्या समझते हो मार्केट बोलने से? बोलो ना। इकोनॉमी वाइज अगर नहीं समझ आता है, जैसे समझ आता है कि भाई मार्केट, क्या क्या समझ में आएगा? बोलो ना। जहाँ चीजें खरीद सके सारे, जहाँ मतलब अवेलेबिलिटी हो चीजों की। क्यों सा? ठीक है, मतलब जैसे आपके घर के बगल में कोई ज़रूरी चीज़ें हैं तो आपको बाजार जाना पड़ता है, मार्केट जाना पड़ता है। क्या शालिनी, तुम भी जाते होंगे मार्केट से? अगर तुम नहीं जाते हो तो घर के यस कोई ना सर। कोई जाते होंगे, बाजार जाके चीज़ें सामान खरीद के लाते होंगे, ठीक है? उससे घर का जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो पूरा होता है। उसमें सब्जी बाजार, मछली बाजार, जो जिसका घर का सामान का ज़रूरत पड़े, ठीक है? हार्डवेयर मार्केट, डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट। तो सर क्या ये मार्केट और हमारा जो थ्योरी ऑफ मार्केट वही है क्या? तो क्या आप सब्जी बाजार के बारे में समझाने वाले हो सर? अरे सर, सब्जी बाजार के बारे में भी बताऊंगा, मछली बाजार के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन ये सब्जी बाजार हो, मछली बाजार हो, या फिर अगर आप सफ़र करते हो सर, सफ़र, जर्नी, हाँ सर, हम लोग अलग अलग मोड पे यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं। जैसे मानो किसी को ज़रूरत पड़ गया तो रेलवे से जाते हैं, ज़रूरत पड़ने से हवाई जहाज़ से जाते हैं, हाँ? रेलवे से भी जाते हैं ना ऐसे, रेलगाड़ी जैसा, रेलगाड़ी झकाझक, हाँ? या फिर ज़रूरत पड़ने से हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जैसे मानो रोड ट्रांसपोर्ट में, जैसे मानो कि बस, ऑटो, ये सब भी करते हैं। तो ये जो रेल है, बस है, ऑटो है, एयर है, ये सब भी तो एक मार्केट है। हाँ सर, क्या बोलोगे? मार्केट बोलोगे इसको? क्या रे, ये लोग भी तो बिजनेस करते हैं मार्केट में, अपना गाड़ी को टाइम पे लगाते हैं, ट्रेन को लगाते हैं, फ्लाइट को लगाते हैं, इनको भी बिजनेस करना होता है। क्या इसको बिजनेस मार्केट बोल सकते हैं? जस्ट एक पूछ रहा हूँ मैं आपको। जैसे सब्जी बाजार, मछली बाजार मार्केट है, ऑटो वाले लोगों का भी बाजार होगा, वो लोग भी बोलते हैं ना दादा बाजार बहुत ख़राब जा रहा है, सुबह से ऑटो लेके बैठा हूँ, अभी भी एक प्रॉपरली कस्टमर नहीं मिल रहा है, पेट्रोल का खर्चा तक नहीं उठ रहा है। वो लोग भी ऐसा बात करते होंगे क्या रे? इनका बस का बिजनेस है, ऑटो का बिजनेस है, ट्रक का बिजनेस है, यस करते हैं सर। कि नहीं करते? करते हैं ना? तो वो भी एक बाजार हो गया। हाँ, मतलब ऐसे हर चीज़ बाजार है, ठीक है? कोई जिसका जो प्रोफेशन है, जिसका जो बिजनेस है, ठीक है, सभी का कोई ना कोई मार्केट का बात है सर। लेकिन इकोनॉमिक्स ये डिफरेंट मार्केट को कुछ कॉमन नाम से बुलाते हैं, पुकारते हैं, ठीक है? ऐसे
मैं आपको मार्केट का अलग अलग बात करूंगा, लेकिन इकोनॉमिक्स जैसे बात करते हैं ना डिफरेंट मार्केट के बारे में, ऐसे आप लोग कुछ सुने होंगे पहले भी, बचपन में पढ़े होंगे, स्कूल लेवल में, कभी कोई कॉलेज में भी पढ़ा है या पढ़ रहा है, फिर से पढ़ो प्रोफेशनल के लिए कि ये मार्केट क्या है। जो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको मार्केट का कुछ कहानी फटाफट शेयर करता हूँ। अच्छा, अगर आपको कुछ दिख रहा है तो मुझे बताइए स्क्रीन में यस सर। क्या दिखाई दे रहा है, बोलो। सर ट्रेन। ट्रेन। चढ़े हो ना सर? पर क्या बात करते हो सर, शायद आप ही नहीं चढ़े होंगे। ट्रेन में कौन नहीं चढ़ा? नहीं सर, मैं बहुत दिन पहले एक स्टूडेंट से बात किया था, बोला कि कभी ट्रेन में नहीं चढ़े। तो ऐसा कोई बात नहीं है, ट्रेन में कौन नहीं चढ़ा सर, सभी कोई चढ़ लेता है। बट अभी भी अगर किसी को मौका नहीं मिला तो मिल जाना चाहिए। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है सर ट्रेन की सफ़र, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लंबा जर्नी, हाँ शॉर्ट जर्नी में भी अच्छा लगता है, लंबा जर्नी में तो और मज़ा आता है। हाँ, अलग अलग पहाड़ी होके समुंदर के किनारे से ट्रेन जब चलते हैं मज़ा आ जाता है। अच्छा, ये एक मार्केट है। अच्छा, एक चीज़ बता सकते हो मुझे, ये इंडियन रेलवे ना, फिर इसका कोई कॉम्पिटिटर है? जल्दी बताना। मतलब ये जो ट्रेन चलता है इसका एक ही कंपनी है ना? क्या रे, क्या भारत में, हमारा जो देश भारत देश में और कोई कंपनी का ट्रेन चलता है? यहाँ पर लिखा रहता है भारतीय रेल, ये देखो लिखा है, दिख रहा है कि नहीं? इंग्लिश में भी लिखा होता है, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है भारतीय रेल, शायद अपोजिट साइड में लिखा होगा इंडियन रेल। आई जस्ट वांट टू आस्क कि इंडिया में और कोई कंपनी का ट्रेन चलता है क्या? इसका और कोई, मतलब ट्रेन चलाने का और कोई ओनर है क्या? क्या आइडिया है आप लोगों को, बताओ, जितना आइडिया है बता सकते हो सर। सर और कोई ओनर नहीं है, ये जितना भी ट्रेन चलता है सारा भारत में, ठीक है, एकदम उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण से पश्चिम तक, पश्चिम से पूरब तक, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ठीक है, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी और इधर मणिपुर से एकदम बॉम्बे तक, ठीक है। आप जहाँ भी चले जाओ, जो भी ट्रेन चलता है सबका मालिक कौन? इंडियन रेलवे। सर तो कहना क्या चाहते हो, लेकिन रेल एक बहुत बड़ा मार्केट है कि नहीं, है बताओ, जल्दी बताना सर। ये जो रेलवे है, यहाँ से इतना पैसेंजर चढ़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, इनका चार्जेस होता है ना, ट्रेन का टिकट का कॉस्ट होता है, हाँ, नॉर्मल स्लीपर स्लीपर क्लास का चार्जेस होता है, एसी सेकंड क्लास, एसी फर्स्ट क्लास, हाँ, डिफरेंट क्लासेस होता है ट्रेन के अंदर, उसका अलग अलग टिकट का दाम होता है, किसी का 500, किसी का 1000, किसी का 5000, हाँ, अलग अलग दाम से टिकट का दाम होता है। तो उसके ऊपर बेस करके रेलवे इनकम भी करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रेल एक बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन इसका एक ही ओनर है सर, इसका एक ही ओनर है, मतलब देयर इज ओनली वन ओनर, ऐसे कहते हैं ना, सबका मालिक एक। तो इंडियन रेल का एक ही मालिक है। ऐसे आजकल प्राइवेट रेल आया है सर, प्राइवेट रेल नहीं बोलेंगे, ऐसे बोल सकते हैं कि प्राइवेट मैनेजमेंट के थ्रू से इंडियन रेल में कुछ ट्रेन आया है, नाम बोल सकते हो? प्राइवेट मैनेजमेंट के थ्रू से इंडिया में ट्रेन चल रहा है, मतलब नॉर्मली ये आईआरसीटीसी चलाते हैं, मतलब जो इंडियन रेलवे का ही एक सब्सिडियरी है। नाम ज़रूर सुने होंगे आप लोग, अगर ट्रेन में चढ़ते हो, आपको हर जगह ट्रेन के अंदर जो खाना मिलता है, टिकट बुक करते हो, आपको आईआरसीटीसी का नाम दिखाई देता है, इंडियन रेलवे टूरिज्म एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ट्रांसपोर्ट, ऐसे करके आईआरसीटीसी होता है, स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी भी है, ठीक है। तो आईआरसीटीसी छोड़ के भी आजकल प्राइवेटाइज्ड कॉन्सेप्ट में भी एक ट्रेन, कुछ ट्रेन मार्केट में आया है। जैसे एक ट्रेन चालू हुआ है सर, लखनऊ से बनारस तक, प्राइवेटाइज्ड मैनेजमेंट में चल रहा है, ठीक है, तेजस एक्सप्रेस बोल के, किसी ने सुना है आप लोगों ने नाम? हम्म, अरे सुना है कि नहीं, बताओ जल्दी। नो सर। देख लो, प्राइवेट सिस्टम में जैसे फ्लाइट के अंदर होता है ना, तेजस एक्सप्रेस के अंदर ऐसा सिस्टम चलता है, ये देखो दिखाई दे रहा है। जैसे फ्लाइट में अटेंडेंट होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, एयर होस्टेस टाइप में, ऐसे ट्रेन में भी ऐसे एयर होस्टेस कॉन्सेप्ट में बना है सर, प्राइवेटाइज कॉन्सेप्ट में ट्रेन को रन किया जा रहा है, लेकिन हाँ, वो इंडियन रेलवे के थ्रू से ही चलता है, ठीक है। ये देखो नाम क्या लिखा है, तेजस, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा मोस्ट ऑफ। ये मुंबई सेंट्रल से भी एक चालू हुआ है, ठीक है, ऐसे पहला चालू हुआ है लखनऊ से बनारस। बट ठीक है, मैं अभी तेजस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैं आपको मार्केट समझाने लिए आया ना सर, तो आपको मार्केट समझाऊंगा। तो मार्केट के अंदर ये एक्चुअली मैं 3 कॉन्सेप्ट आज यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे मार्केट में मैं
ढेर सारा कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे को लगा कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट में बात करते हैं ना जो आप लोगों को मैं फटाफट कुछ पॉइंट बता सकूँ। जैसे ये रहा इंडियन मार्केट, ठीक है, इंडियन रेलवे की मार्केट। इसके अलावा और भी एक सेक्शंस है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको एक मिनट, कहाँ चला गया। एक हो गया इंडियन रेल। अच्छा, ये हो गया आपका इंडियन एयरलाइंस। दिखाई दे रहा है सर? देखो तो, ये इंडियन एयरलाइंस है। कितना सारा कंपनी है देखो तो, बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक ओनर तो नहीं है। जैसे एयर इंडिया है सरकारी में, लेकिन वो भी अभी टाटा के पास सेल हो जा रहा है सर। टाटा एयर इंडिया को एक्वायर कर ले रहा है। एक्चुअली ये पुराने ज़माने में टाटा का ही था, फिर से टाटा के पास आ रहा है, ठीक है। तो आपको मैं कुछ पॉपुलर कंपनी का नाम बता सकता हूँ, आपको भी पता है, ठीक है। तो अगर मैं एयरवेज का बात करूँ, मतलब एयरलाइंस जो है, मतलब जब भी हम लोग एयर के थ्रू से जाते हैं तो हमें ऐसा कंपनीज दिखते हैं, जैसे कि इंडिगो बहुत पॉपुलर है सर, बहुत ज़्यादा दिखता है इनका फ्लाइट। स्पाइस जेट, एयर इंडिया, एयर एशिया, ये भी टाटा का शेयर होल्डिंग में चलता है, और एक सिंगापुर एयरलाइंस का साथ कुछ कनेक्शन है। विस्तारा, हाँ आप समझ रहे हो सर, विस्तारा, एयर एशिया, विस्तारा में भी शायद टाटा का बहुत सारा शेयर होल्डिंग है। तो विस्तारा, एयर एशिया, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो, ठीक है। तो ये कुछ पॉपुलर कंपनीज है, 4-5 और भी 2-3 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जेट अभी बंद है ऑपरेशन, ठीक है। तो हार्डली 4-5 कंपनीज है जो पूरा 130 करोड़ 35 करोड़ आबादी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जो भी प्लेन में चढ़ते हैं, एयरलाइंस यूज करते हैं। सर कहना क्या चाहते हो? सर ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना कहना चाहते हैं, जब किसी बिजनेस का एक ही ओनर है और उसका बहुत सारा खरीदने वाला, जैसे इंडियन रेलवे एक ओनर, ठीक है, इसका परचेस करने वाले, मतलब इंडियन रेल का टिकट खरीदने वाले अनेक, ठीक है, मतलब सर्विस देने वाले एक, ठीक है, ओनली वन सेलर, ऐसे बोल सकते हैं, वन सेलर और मेनी बायर। समझ रहे हो सर? इंडियन रेलवे में तो सब कोई चढ़ना चाहता है, तो वन सेलर मेनी बायर, ऐसे कॉन्सेप्ट में बिजनेस को बोलते हैं सर मोनोपोली मार्केट। क्या बोलते हैं? मोनोपोली। ध्यान से समझो सर, मैं क्यों ट्रांसपोर्ट को दिमाग में लिया, ठीक है। मैं ऐसे ही पढ़ाते मतलब क्लास स्टार्ट कर रहे थे, उसी 2 मिनट पहले मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना आपको आज डिफरेंट मार्केट के बारे में बात करें, तो आपको कुछ एग्जाम्पल से ही स्टार्ट किया जाए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मतलब आपको डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम से बताया जाए। तो मोनोपोली मार्केट, अगर मैं एग्जाम्पल जब भी लेता हूँ, ऐसे और भी एग्जाम्पल बना सकता हूँ सर, बट फिलहाल आप इंडियन रेलवे से ही समझो कि ये एक मार्केट है जिसमें एक सेलर होता है लेकिन बहुत सारा बायर होता है। आप समझ रहे हो ना सर? ऐसे मार्केट को मोनोपोली मार्केट बोलते हैं सर। ये कैसा मार्केट है? ये एयरलाइंस, इसमें एक सेलर तो नहीं है, वन सेलर नहीं है, देयर आर वेरी फ्यू सेलर्स, वेरी फ्यू सेलर्स, वेरी फ्यू सेलर्स एंड मेनी बायर्स। एक तो नहीं है, कुछ कंपनीज हैं, कुछ ओनर्स हैं, लेकिन ये जो लोगों को सर्व करते हैं उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं। 130 करोड़ 35 करोड़ फॉरेन लोग भी आना जाना करते हैं, तो बहुत सारे उनका बायर है। तो वेरी फ्यू सेलर्स, वन नहीं, ठीक है, नॉट वन, सेलर का संख्या हो जाएगा वेरी फ्यू, लेकिन बायर हो जाएगा अनेक, बहुत सारा। इस तरह का बिजनेस को क्या नाम से जाना जाता है जानते हो सर? पॉपुलरली नोन एज ओलिगोपॉली टाइप्स। क्या बोलेंगे सर? ओलिगोपॉली मार्केट। मैं आपको समझाऊंगा, ऐसे नॉट जस्ट एयरलाइंस, जैसे जैसे मानो ऑटोमोबाइल सेक्टर, जैसे कि जो कार होता है ना सर, कार के लिए भी आपको गिना चुना 5-7 कंपनीज ही मिलेगा, लेकिन खरीदने वाले अनेक मिलेगा, ठीक है। मोबाइल भी ले सकता हूँ ओलिगोपोली में, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल क्रिएट हो सकता है। बस अभी मैं ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम से आपको थोड़ा बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट का भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा सर, ये तो हो गया एयरलाइंस, उससे पहले बोला था मैं रेल। ये रोड ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या बोलते हो सर? रोड ट्रांसपोर्ट में क्या बोलते हो? कितना सारा है सर? सर प्राइवेट कार है, टैक्सी है, बसेस है, ऑटो है, ट्रक्स वगैरह है, ये देखो, ठीक है। और भी हो जाएगा, खत्म नहीं है। बाइक वगैरह भी हो जाएगा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो, ठीक है। इधर ट्रक भी है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बाइक भी आ जाएगा इसके अंदर। तो रोड ट्रांसपोर्ट में बहुत सारा ऑप्शंस भी है आपके पास, और साथ में ये भी देखो, ये जो ओनरशिप का अगर मैं बात करूँ, ओनरशिप
ऐसा नहीं कि बस कंपनी जिसका बस है, ये बस का मालिक जो है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा मालिक, मतलब बहुत वेरी फ्यू मालिक तो नहीं बोलेंगे, बहुत सारा मालिक बोलेंगे। हाँ सर, क्या रे, वेरी फ्यू बोलेंगे कि मतलब मेनी मेनी सेलर्स, क्या बोलेंगे, बोलो ना। मेनी Many सेलर्स, sellers बोलेंगे। मेनी सेलर्स सर। बस में, बस का सर्विस देने के लिए बहुत सारे बस मिलेगा आपको, बहुत सारा बस का ओनर मिलेगा आपको। टैक्सी का भी सेम टू सेम, मेनी 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 सेलर्स। हाँ, वेरी फ्यू तो नहीं बोल सकते। ऑटो का भी मेनी मेनी सेलर्स, ट्रक का भी मेनी मेनी सेलर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ सर, तो जब बात होता है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, मेनी को ऐसे नाम से भी हम लोग बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग सेल करने के लिए हैं, तो ऐसे क्या बोलेंगे, लार्ज नंबर। हाँ, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और लार्ज नंबर ऑफ बायर। ऐसे बायर तो हर केस में लार्ज ही दिख रहा है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर, ध्यान से समझना। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, ऐसे बिजनेस को क्या बोलेंगे, इस तरह का मार्केट को क्या बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे, बोलो सर। ऐसे मार्केट को बोलते हैं सर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। समझ रहे हो सर? डोंट वरी, मैं सब किताब से समझाऊंगा आपको। ये तो बस पहले ही मैंने एग्जाम्पल उठा लिया, मैं आपको सारा के सारे नोट्स से भी बताऊंगा, जो हम लोग का मटेरियल है वहां से भी बताऊंगा, ठीक है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो क्या क्या मार्केट आप सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही समझ सकते हो कि जिसमें वेरी फ्यू सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। अच्छा, ये हो गया लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर, ठीक है। मतलब इसमें चढ़ने वाले बहुत सारे लोग और इसका सर्विस देने वाले भी बहुत सारे ओनर, ऐसे मार्केट को परफेक्टली कॉम्पिटिटिव बोलेंगे। फिर हो जाते हैं एयरलाइंस, जिसमें सर्विस देने वाले वेरी फ्यू, बहुत ज़्यादा नहीं, वेरी फ्यू, हार्डली 4 5 6 कंपनीज होंगे जिनका ओनरशिप में ये कंपनीज चलता है, ठीक है। और चढ़ने वाले बहुत सारे, है ना। और ये हो गया अपना इंडियन रेल, जिसका और कोई कंपटीटर नहीं है, ये अकेला ही मार्केट को संभालते हैं। रेलवेज को तो इसी के हवाले कर दिया गया, मतलब गवर्नमेंट अपने हवाले में ही रखा है, ठीक है। लेकिन इसमें चढ़ने वाले 135 करोड़ क्या, और भी बहुत सारे लोग जो भी इंडिया में आना जाना करता है ट्रेन में जरूर चढ़ते हैं सर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो डिफरेंट मार्केट हो गया, मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, और भी कुछ मार्केट है जैसे मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। इस तरह का भी कुछ मार्केट सिस्टम है जो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल है सर, कहने का मतलब बड़ा सिंपल है। क्या बताना चाहते हैं सर? फिर सर ज़्यादा कुछ तो नहीं बताना चाहते, बस इतना बताना चाहते हैं कि आज आपको मैं ये जो डिफरेंट मार्केट आपको मैं बताया ना, ये डिफरेंट मार्केट में जो प्रोडक्ट या सर्विस, ध्यान से समझना सर, डिफरेंट मार्केट में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या फिर कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अभी तो मैं आपको सर्विस के बारे में बता रहा था, बट प्रोडक्ट भी सेल होता है, ऐसा भी मार्केट में आपको अभी 2 मिनट बता सकता हूँ। जैसे मानो कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला फिश मार्केट, सब्जी मार्केट, फ्रूट्स मार्केट, फ्लावर मार्केट। हाँ सर, जैसे एक वेस्ट बंगाल में बड़ा फेमस मार्केट है कोलकाता में, फ्लावर मार्केट कोलकाता। ये मार्केट सर हावड़ा ब्रिज के नीचे आता है, ठीक है। हावड़ा ब्रिज देखे होंगे आप लोग, ठीक है। मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये देखो हावड़ा ब्रिज के जस्ट नीचे बहुत बड़ा होलसेल मार्केट है सर, भारत का, एशिया का नंबर 1 मार्केट है सर। ढेर सारे चीज़ों मिलता है सर, मतलब इतना सारा फूल शायद कोई इंसान एक जगह में कभी देखा होगा। एशिया का लार्जेस्ट फ्लावर मार्केट, मजाक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो कोरोना के कारण सब बंद हुआ है, नॉर्मली सरस्वती पूजा होता है ना सर, उसका जो हम लोग क्लासरूम में जो पूजा होता है उसका सारा का सारा यहीं से आता है सर, ठीक है। बाकी नॉट जस्ट मतलब मेरे क्लासरूम के, मतलब आप लोगों के क्लासरूम का, और भी जो भी क्लासेस वगैरह या जो भी मतलब पूजा वगैरह होता है, फंक्शंस होते हैं, उसका भी जो भी है सब यहीं से नॉर्मली फुल लोकल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्लावर का मार्केट है। मेरे को एग्जाम्पल के तौर पे याद आया, इसलिए मैं आपको बोला कि इतना फूल तो कोई इंसान एक जगह में कोई देखा होगा, मतलब ये तो सीरियसली जो भी देखता है मतलब चौंक दंग रह जाता है सर, ठीक है। तो फूल का मार्केट हो, सब्जी का मार्केट हो, फिश का मार्केट हो, ये सब मार्केट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं सेल करने के लिए और बहुत सारे लोग हैं बाई करने के लिए। क्या मैं सही बोला सर? ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं ना बाई और सेल करने के लिए, ये सर नो, ये देखो सर,
भीड़ देख रहे हैं सर, ऐसे कोरोना में तो कभी नहीं जाना चाहिए, ठीक है, इतना भीड़ है क्या बताऊं आपको, लेकिन ऐसा ही भीड़ होता है, पैर रखने का भी जगह नहीं होता, ठीक है। दिस इज अ फ्लावर मार्केट इन कोलकाता, एशियाज लार्जेस्ट फ्लावर मार्केट। ऐसे फ्रूट्स का भी मार्केट होता है, ठीक है, इस तरह से फिश का भी मार्केट होता है, इस तरह से सब्जी का भी मार्केट होता है। तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट का नॉलेज तो दिख देगा, मतलब दिखाई देगा। तो सर इसके साथ ये मार्केट का चैप्टर का क्या कनेक्शन है? सर मार्केट का चैप्टर का कनेक्शन ये है कि हमें ये चैप्टर ये सिखाने वाला है सर कि ये डिफरेंट मार्केट का कैरेक्टर क्या है, डिफरेंट जो मार्केट के बारे में आपको बोला, ओलिगोपॉली, मोनोपॉली, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन, ये जो भी मैं मार्केट आपको अभी समझा रहा था ट्रांसपोर्ट सिस्टम से या फिर सब्जी मार्केट, फिश मार्केट से, ठीक है, आपको यहाँ से इसका अलग अलग मार्केट का कैरेक्टर समझना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट बिजनेस कैरेक्टर समझना चाहिए, और साथ में ये डिफरेंट मार्केट जो प्रोडक्ट और सर्विस बेचता है इसका प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। आप समझ रहे हो बात मेरा? इसमें जो प्रोडक्ट या सर्विस का दाम तय होता है सर, दाम, ठीक है। मतलब फिश मार्केट में अगर मैं आपको सिंपल बात करता हूँ, जैसे अभी मैं आपको बहुत सारा एग्जांपल कोशिश कर रहा हूँ देने का, ठीक है। जैसे अगर मैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव में बात करूँ, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव में अगर मैं बात करूँ, जैसे मानो ये रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट में बस का फेयर, बस का फेयर, ठीक है। जैसे कोलकाता में अगर मैं बात करूं, प्री कोविड में तो थोड़ा सस्ता था, कोविड के बाद बस वाले का बड़ा हालत खराब हो गया है सर। बस में चढ़ने से मिनिमम फेयर था 7 टका, अभी शायद 10 टका हो गया, ठीक है। आई डोंट नो, मैंने बहुत दिन बस में नहीं चढ़ा, तो अगर आप लोग ऐसे, बहुत लोग आजकल कम कर दिया, तो मिनिमम फेयर इसका 10 रुपीज़ है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका फेयर मिनिमम 10 रुपीज़ क्यों, 10 से ज़्यादा क्यों नहीं? ऑटो में चढ़ने से मिनिमम 10 टका क्यों? ये कोलकाता का बात कर रहा हूँ। दूसरे शहर में जाओगे उसका अलग सिस्टम है, ठीक है, रिजर्व करना पड़ता है। कोलकाता में ऑटो रिजर्व में नहीं चलता, कोलकाता में ऑटो रूट में चलता है। अब बहुत सारे शहरों में जाओगे जहाँ पर मीटर में ऑटो चलता है, ठीक है, अपने कोलकाता में मीटर में नहीं चलता। क्या रे ये शालिनी, तेरे वहाँ पर ऑटो कैसे चलता है, मीटर में या फिर ऐसे रूट में? सर ऐसे ही रूट में। रूट में चलता है, मतलब एक भाड़ा होता है 7 टका, 8 टका, 10 टका, ऐसे सिस्टम पे चलता है या रिजर्व करना पड़ता यस है? सर। नो सर, रिजर्व नहीं करना पड़ता। रिजर्व नहीं करना होता। ऐसे दिल्ली जाओगे, दिल्ली में ऑटो चलता है लेकिन उसको रिजर्व करना पड़ता है, ठीक है। मुंबई में जाओगे वहां पर भी ऑटो चलता है, रिजर्व करना पड़ता है, ठीक है। जितना भी जाओगे रिजर्व करके जाना है, मीटर मीटर बेस सिस्टम। जैसे हमारे यहाँ पर टैक्सी चलता है मीटर के सिस्टम से, इसका रूट नहीं होता, ठीक है, ये मीटर के सिस्टम से चलता है, ठीक है। अब जहाँ भी जुरिस्डिक्शन के अंदर इसका सिस्टम है, लेकिन सवाल ये उठता है, टैक्सी का मिनिमम चढ़ने से जो भाड़ा मीटर में दिखेगा ना, मोस्ट प्रॉब्ली 30 रुपीज़, ठीक है। टैक्सी में चढ़ते ही आपका मीटर आपको 30 रुपीज़ दिखाई देगा। अगर आप लोग टैक्सी में चढ़ोगे ना कभी भी कोलकाता आके, या कोलकाता में रहते हो तो आप देखोगे चढ़ते ही 30 टका। फिर पर किलोमीटर के हिसाब से, पर किलोमीटर के हिसाब से इसका प्राइस डिटरमाइन करता है कि कोई बोलता है 12 टका पर किलोमीटर, उसके बाद 14 टका, डिफेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से टैक्सी का फेयर, ओला उबेर भी चलता है ना, ओला वाले उबेर वाले, उसका भी एक सिस्टम चलता है, उसका भी कैब है। ये प्राइवेट कार वगैरह, ठीक है, जो प्राइवेट लेवल में लोग चलाते हैं, इसका तो भाड़ा नहीं होता, लेकिन कॉमर्शियल में भाड़ा लेता है तो उसका एक अलग रेट होता है। ट्रक में जो सामान लेके जा रहा है उसका भाड़ा होता है। मेरा कहने का मतलब है कि दाम कैसे तय होगा? सर तेल का खर्चे से दाम तय कर लेंगे, हाँ तेल का खर्चा से ही दाम तय कर लेंगे, लेकिन फिर भी एक सिस्टमेटिक वे होता है। जब परफेक्ट कॉम्पिटिटिव हो ना, मैं आपको आज यही बताने वाला हूँ, ठीक है, कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये बस का फेयर 10 क्यों, 12 क्यों, टैक्सी का फेयर मिनिमम चढ़ने से 30 क्यों, कैसे डिसाइड होता? 30 की जगह 40 भी तो हो सकता था, क्या प्रॉब्लम था? 50 भी तो हो सकता था, बस का फेयर मिनिमम 10 की जगह 20 भी कर देते, क्या प्रॉब्लम था इसमें? हाँ, कुछ तो कारण होगा सर। ऑटो वाले भी चढ़ने से 15 रुपया मांग सकता है मिनिमम फेयर, है ना, मिनिमम का बात कर रहा हूं मैं। तो क्यों नहीं, ज्यादा क्यों नहीं? अच्छा कम भी तो कर सकते थे, 10 की जगह 5 भी तो कर सकते थे, 5 क्यों नहीं? टैक्सी वाले 30 की जगह 20 भी तो कर सकता था। हाँ ऑब्वियसली कॉस्टिंग एक बहुत बड़ा बात है, इसको पढ़ता होगा, पढ़ता समझते हो ना, पढ़ता होगा मतलब प्रॉफिट कर पाएगा, थोड़ा प्रॉफिट रख पाएगा, ऐसा सोच के ही करना पड़ता है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं और इतना कम भी नहीं। अब यही सब चीजें ये मार्केट चैप्टर आपको सिखाने वाला है। अब बात आता है, जैसे मानो कि फुल मार्केट का मैं आपको दिखा रहा था, आपको मैं फ्लावर मार्केट या वेजिटेबल मार्केट दिखा रहा, चलो वेजिटेबल मार्केट चलते हैं। वेजिटेबल मार्केट,
कोलकाता में बड़ा बड़ा वेजिटेबल मार्केट भी है, नॉट जस्ट इन कोलकाता, हर जगह में मिल जाएगा आपको बड़े बड़े वेजिटेबल्स की मंडी। किसके पास जाए? अरे चलो अच्छा वाला सब्जी वाला मिल गया। ये भाई साहब ये क्या पत्ता लेके बैठा है, जल्दी बोलो, कौन जानता है ये कौन सा पत्ता है? सर मुझे, हम लोग इसको बंगाली में बोलते हैं पालोंग, या फिर हिंदी में बोलते हैं पालक, है ना? पालक साग है ये, मेरे को जितना समझ, ये मूला है। अब क्वेश्चन क्या है, आपको पालक मूला थोड़ी ना सिखाने वाले अभी, बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये पालक का जो एक जो आटी बोलेंगे या जो भी बोलो आप, एक बंडल पालक, इसका इसका दाम, पालक का दाम क्या रखेगा? चलो मानते हैं कि 10 टका दाम बोल रहा है, ठीक है। अब ये 10 रुपीज़ क्यों, 15 रुपया क्यों नहीं मांग रहा है? टमाटर, ये देखो सर, अच्छा ये फ्रूट्स हो गया, ये टमाटर आ गया, टमाटर 80 रुपीज़ केजी क्यों है? सर मार्केट में दाम है इसलिए। सर 100 भी तो हो सकता था, या फिर कभी 40 भी हो जाता है, कभी 30 भी हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, ये जो चैप्टर आपको मैं सिखाने वाला हूँ, ये सब परफेक्ट कंपटीशन का बात कर रहा हूँ। लास्ट 5 मिनट से जो समझा रहा हूँ, ये सब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ऐसे मार्केट में आप प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिटरमाइन करोगे, ठीक है, ये सीखना है आप लोगों को इस चैप्टर में। सर ये तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में हो गया कि डिफरेंट लोग हैं, उसमें बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर हैं। यस सर, उसका एक अलग कैरेक्टर है जो आपको सिखाऊंगा सर। तो फिर और क्या बात है सर? सर जैसे मानो इंडियन रेल, ये अपना टिकट का प्राइस कैसे रेडी करता है? इसका तो मोनोपोली है, इसका तो डिसाइड करने वाला यही अकेला ही है, इसमें तो कंपटीशन नहीं है, ये खुद ही इसका कॉम्पिटिटर है, इसका और कोई कॉम्पिटिटर नहीं। बस जो बोलेगा कस्टमर को देना पड़ेगा, जो बोलेगा कस्टमर को देना पड़ेगा, यही डिसाइडर है सर, और कोई नहीं है इसका। इंडियन रेल का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है कि भाई अगला दाम कम कर दिया तो हमें भी कम करना पड़ेगा। इसका मन है, इसका मन है कि मैं 1000 टका रखूं कि 5000 टका कि 500 टका, जो भी है इसका मन है। 500 रखे, 5000 रखे, 1000 रखे, इसका मर्जी। मोनोपोली बिजनेस है सर। तो मोनोपोली बिजनेस में प्राइस डिसाइड कौन करता है? जो ओनर है सर, जो फार्म है या ओनर है, वही डिसाइड करता है प्राइस। लेकिन कॉम्पिटिटिव मार्केट में ओनर डिसाइड नहीं कर पाता। मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्यों नहीं कर पाता है वो आपको समझना पड़ेगा। ये थ्योरी ऑफ मार्केट का चैप्टर आपको प्रैक्टिकली बहुत हेल्प करेगा। जब भी मार्केट में निकलोगे ना, आपके दिमाग में घूमता रहेगा, अरे सर ने कितना सारा चीज़ बता दिया था कि ये परफेक्ट कंपटीशन है, ये मोनोपोली है। ट्रेन में चढ़ते ही दिमाग में चलना चाहिए मोनोपोली में चढ़ गए, हाँ। प्लेन में चढ़ते ही दिमाग में चलना चाहिए कि ओलिगोपोली में आ गए, ज़्यादा बहुत सारा नहीं है, 4-5 कंपनी है उसी के बीच में। प्लेन का अगर बात करें, चलो देखते हैं प्लेन का क्या खेल है। ये देखो प्लेन का प्राइस, हाँ, कम से कम 5000 तो भाड़ा हो ही जाता है। अब सवाल ये उठता है कि 5000 का भाड़ा क्यों? आप समझ रहे हो ना बात? सवाल ये उठता है 5000 का भाड़ा क्यों? अच्छा एक सेकेंड रुकना सर। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको तब से? बोलो सर। यस सर। तो ये प्लेन में कोई 5000 का प्राइस करता है, कोई 10,000 का टिकट का दाम बता रहा है, कोई 7000 का बता रहा है, कोई 6000 का बता रहा है। डिफरेंट प्राइस है। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो वो भी डिपेंड करता है। हाँ मिनिमम 4-5 3000 3500 से नीचे तो टिकट नहीं दिखता है। अब क्वेश्चन नहीं है कि एक तो इनका कॉस्टिंग का बात है, दूसरा बात है कि ये प्राइस डिसाइड करने में इनको बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं करना पड़ता, बट थोड़ा बहुत लड़ाई करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं है, ठीक है, बट थोड़ा बहुत लड़ाई है। बट रेलवे जैसा एकदम मोनोपोली तो नहीं है इनका, है ना? रेलवेज जैसा एकदम मोनोपोली तो इनका है नहीं। तो क्या समझ में आ रहा है सर? हमें क्या सीखना है? प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट सीखना है। और इस डिफरेंट मार्केट को जो सीखेंगे उसमें हमें मार्केट का मतलब समझना है, ठीक है। अच्छा चलो देखते हैं मीनिंग ऑफ मार्केट एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। ऐसे तो इकोनॉमिक्स में जो जो मार्केट है, मैं आपको इतना देर से थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल में कोशिश कर रहा था। अब थोड़ा किताबी बात पे देखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे फिर से प्रैक्टिकल पॉइंट में आना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या क्या बात आता है सामने।
सर मीनिंग ऑफ मार्केट में द टर्म मार्केट रिफर्स नॉट नेसेसरीली टू प्लेस बट ऑलवेज टू ए कमोडिटी एंड द बायर्स एंड सेलर्स। क्या बोलता है सर इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स कहता है मार्केट रिफर्स नॉट नेसेसरीली टू प्लेस। मार्केट मतलब कोई जगह नहीं, जैसे हम लोग नॉर्मल लेवल में क्या समझते हैं कि मार्केट मतलब एक जगह होगा जहाँ पर कोई चीज़ें सेल होता होगा, नहीं सर। नॉट नेसेसरीली टू प्लेस बट ऑलवेज टू ए कमोडिटी एंड द बायर्स एंड सेलर्स, मतलब वहाँ पर क्या चीज़ सेल होता है, क्या सर्विस बिकता है। जैसे ट्रेन का टिकट बिकता है, एयरलाइंस का सर्विस बिकता है, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। सब्जी मार्केट में सब्जी बिकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। तो डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट या सर्विस बिकता है। स्टॉक मार्केट जानते हो सर आप लोग? हाँ, ऐसे स्टॉक मार्केट में तो कोई स्टॉक खरीदने ऐसे जाता नहीं है, भाई चलो मन हुआ स्टॉक मार्केट पहुंच गए। अरे आपको मैं दिखाता हूँ स्टॉक मार्केट का जो बड़ा मार्केट है। ऐसे स्टॉक मार्केट ऑनलाइन में होता है सर, बट जब ऑनलाइन नहीं होता था स्टॉक मार्केट का खबर कहाँ मिलता था, मैं आपको दिखाने के लिए चल रहा हूँ। चलो सर, टीवी में ये वाला इमेज आप लोग जरूर देखे होंगे। टीवी न्यूज़ में कभी भी कोई नॉर्मल न्यूज़ चैनल में जब भी शेयर बाजार का खबर आता है आपको ऐसा इमेज ज़रूर दिखता है। क्या रे, दिखता है कि नहीं दिखता? अरे बोलो, देखा कि नहीं देखा? आज तक कभी देखा नहीं सर ये वाला इमेज, ये वाला बिल्डिंग? हाँ, ऐसे दिखते हैं बीएसई, सेंसेक्स, निफ्टी। और ये बॉम्बे में है सर, मतलब मुंबई में। मुंबई में जहाँ पर ये जगह है, इस जगह का नाम है सर दलाल स्ट्रीट, ठीक है। दलाल स्ट्रीट मतलब खराब नहीं सोचना है, ब्रोकर्स का जगह है। स्टॉक ब्रोकर्स यहाँ पर बहुत सारे होते थे पुराने ज़माने में। आजकल वहाँ पर खड़े रह के कोई ब्रोकर नहीं मिलेगा आपको, आजकल सब ऑनलाइन में है, ठीक है, डिजिटल हो गया सब कुछ, ठीक है, तो ज़माना बदल गया, लेकिन स्ट्रीट तो अभी भी है, ठीक है। तो इस तरह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस के सामने शेयर मार्केट का सब कुछ मिलता था पहले के ज़माने में, फिजिकल फॉर्मेट जब चलता था। बट आजकल फिजिकल कुछ है नहीं, आजकल सारा खबर ऑनलाइन में टीवी के थ्रू से, कंप्यूटर के थ्रू से मिल जाता है। तो ये है दलाल स्ट्रीट, ये भी एक मार्केट है सर। दिस इज ऑल्सो मार्केट। यहाँ पर भी बहुत सारे कंपनीज लिस्टेड होते हैं, वो भी अपना शेयर्स बेचता है और बहुत सारे लोग उसको खरीदते हैं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है बट ये भी एक मार्केट है सर। दिस इज ऑल्सो अ मार्केट। आई होप यू अंडरस्टैंड। सोमोदीप, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सोमोदीप, आवाज पाচ্ছিস? ओके, तो आगे बढ़ते हैं सर। द मार्केट रिफर्स नॉट नेसेसरीली टू प्लेस बट ऑलवेज टू ए कमोडिटी एंड द बायर्स एंड द सेलर्स हु आर इन डायरेक्ट कंपटीशन विद वन एंड अनदर। द एलिमेंट्स ऑफ अ मार्केट। एक मार्केट बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, ध्यान से समझो सर। मार्केट मतलब सिर्फ हमारे दिमाग में जो मार्केट है, नॉट जस्ट दैट मार्केट, वो भी है मार्केट। सब्जी बाजार, मछली बाजार, फ्रूट्स बाजार, फूल बाजार, सब कुछ मार्केट है जो हम लोग नॉर्मली में जानते हैं। बट उसके अलावा मार्केट के बारे में इकोनॉमिक्स क्लियर कट बताते हैं सर। द टर्म मार्केट रिफर्स नॉट नेसेसरीली टू प्लेस but always to a commodity and the buyers and the sellers who are in direct competition with one another, ठीक है। शेयर मार्केट में भी कंपटीशन होता है, बायर सेलर्स कंसेप्ट होता है। जो लोग शेयर मार्केट का पढ़ाई करता है सर, क्लास करते हैं सर, हम लोग के यहाँ पर सैटरडे संडे हम लोग मैं क्लास लेता हूँ शेयर मार्केट का, उसमें मैं सिखाता हूँ कि कैसे शेयर खरीदा जाता है, शेयर किस शेयर को खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए। इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्वियसली डिफरेंट, मतलब इकोनॉमिक्स का ही एक ब्रॉडर एरिया है, बस इतना बोल सकता हूँ आपको। आप लोग जैसे जैसे बड़े होने के बाद भी सोच सकते हो स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करके भी मार्केट में अच्छा खासा मतलब अपॉर्चुनिटी है आजकल, NISM का कोर्स करना पड़ता है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, जो स्टॉक मार्केट का ही आपको अलग अलग दिशा दिखाते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स का ही यूज़ वहाँ पर भी मैं सिखाता हूँ, उन लोगों को भी इकोनॉमिक्स पढ़ाना पड़ता है मुझे, मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, ठीक है, जो सीख के वो स्टॉक मार्केट के ऊपर उसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड का पढ़ाई करते हैं, डिफरेंट चीज़ें। तो कह रहा है कि मार्केट में बायर एंड सेलर होगा, मार्केट का कैरेक्टर, मार्केट में कोई प्रोडक्ट या सर्विस होगा, ठीक है, मार्केट में बार्गेनिंग फॉर ए प्राइस होगा, मार्केट में प्राइस का बार्गेन होता है। जैसे सब्जी बाजार में जाके बार्गेन होता है, ये सर नो? क्या रे, सब्जी मार्केट में बार्गेन होता है? बोलो सर। यस सर। होता है ना, सब्जी वाला कुछ दाम बोलते हैं, फिर आप कुछ दाम बोलते हो, फिर एक बार्गेन चलता रहता है। तो ये बार्गेन तो होगा सर, स्टॉक मार्केट के बार्गेन होता है सर, एकदम
स्टॉक मार्केट में भी बार्गेन होता है सर, ठीक है, गजब का बार्गेन होता है सर। कैसे होता है सर, चिल्लाते क्या? अरे नहीं सर, डिजिटल लेवल में वो बीड आस्क होता है। कुछ लोग बीड करते हैं, कुछ लोग आस्क करते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम 500 में खरीदना चाहते हैं 5 शेयर्स। कोई बोलते हैं नहीं हम तो 490 में खरीदना चाहते हैं। कोई बोलेगा हम 500 में बेचेगा, कोई बोलते हैं हम 490 में खरीदेगा। अब इनके बीच में चलता रहता है डिमांड सप्लाई, ठीक है। ये स्टॉक मार्केट एकदम इकोनॉमिक्स का रेप्लिका है सर। जो बंदा इकोनॉमिक्स नहीं समझा वो स्टॉक मार्केट नहीं समझ पाएगा, या समझ पाना मुश्किल है। इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है स्टॉक को समझने के लिए, स्टॉक मार्केट को समझने के लिए। तो इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझो, आप बहुत सारे चीज़ें आगे आगे समझ पाओगे, ठीक है सर। तो मार्केट का क्या कैरेक्टर हुआ सर, चाहे कोई भी मार्केट हो, नॉर्मल जो भी इतना सारा मार्केट के बारे में मैं तब से बात कर रहा हूँ। बायर सेलर, प्रोडक्ट और सर्विस, बार्गेन फॉर ए प्राइस, नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन। अब जिस मार्केट में जाते हो, चाहे वो फिश मार्केट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो फ्रूट्स मार्केट हो, ठीक है, चाहे वो जैसे कि हम लोग आज का एग्जाम्पल बड़ा गजब का था सर, ट्रैवलिंग का जो एरिया है, ठीक है। आप जिस भी मार्केट में आना चाहते हो, ठीक है, चाहे वो एयरलाइंस का बिजनेस हो, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है, जो आपको मैं इतना देर से समझा रहा था, आपको नॉलेज होना चाहिए मार्केट का। तो नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशंस ये भी बहुत ज़रूरी है, तभी उसको मार्केट का मतलब कहा जाएगा। एंड सिंगल प्राइस एट अ गिवन टाइम। हर मार्केट में हर एक प्रोडक्ट का, हर एक सर्विस का एक दाम होता है। हर मार्केट में हर प्रोडक्ट का, हर सर्विस का दाम होता है। जैसे मैं आपको रेल, एयर, रोड, वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट्स मार्केट, फ्लावर मार्केट का बारे में बात कर रहा ना सर, उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट या सर्विस जो भी मिलता है उसका एक दाम होता है। तो मार्केट है तो उसमें सिंगल प्राइस रहेगा एट अ गिवन टाइम। एक गिवन टाइम पीरियड में प्रोडक्ट या सर्विस का एक दाम ज़रूर होगा, ठीक है, तभी वो मार्केट का कंडीशन को फुलफिल करेगा। सर मार्केट को हम लोग थोड़ा और डिटेल्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। मार्केट मतलब सर एरिया वाइज भी होता है। जैसे मानो लोकल मार्केट, जैसे मैं आपको बोल रहा ना तब से, वेजिटेबल का, दूध का, डीम का मतलब अंडा का, बटर का, गुड्स का डिफरेंट मार्केट बनता है। पेरिशेबल का, हाँ, पेरिशेबल गुड्स जो जल्दी जल्दी बच जाते हैं, इस तरह का पेरिशेबल। रीजनल मार्केट होता है सर, सेमी ड्यूरेबल गुड्स का रीजनल मार्केट, लोकल एरिया में, ठीक है, हाट वगैरह बैठते हैं। रीजनल गुड्स का नेशनल मार्केट होता है सर, जिसमें इंडस्ट्रियल आइटम भी बैठते हैं सर नेशनल लेवल में। भाई ये चीज़ तो दिल्ली में चांदनी चौक एरिया में ही मिलता है, हर जगह में नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। या फिर ये मार्केट तो कोलकाता का इस एरिया में मिलता है, ठीक है। तो ये नेशनल लेवल में भी मार्केट दिखता है कि कुछ कुछ आइटम कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलता है, तो वो उस एरिया का नेशनल मार्केट बन जाता है। जैसे कोलकाता में, चलो आपको एक स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूँ। अगर मिल जाए तो बड़ा मज़ा आएगा। एक्सपोर्टेड बाय, इसका एक आया था सर, एक आर्टिकल आया था, मैं बहुत दिन पहले पढ़ा था, इसलिए मेरे दिमाग में आया, इसलिए मैं सोचा कि आपको थोड़ा बताऊं। इसका एक मैप भी था, डिफरेंट प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड बाय डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है, मतलब भारत का कौन सा स्टेट कौन सा चीज़ बेचते हैं। हाँ मेरे पास शायद अभी नहीं मिलेगा, कभी बाद में मिलेगा ना, मैं आपको दिखाऊंगा सर, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि भारत का कौन सा स्टेट से कौन सा चीज़ ज़्यादा बाहर में जाते हैं या फिर कंट्री के अंदर सेल होता है, ठीक है। जैसे वेस्ट बंगाल से ना गोल्ड का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। गोल्ड का जो मैकेनिक होता है ना सर, वो गोल्ड मैकेनिज्म में वेस्ट बंगाल, कोलकाता बड़ा अच्छा काम करते हैं। ऐसे गुजरात, महाराष्ट्र, बहुत सारा स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलता है, पटना, ठीक है, बिहार का भी अलग मार्केट एरिया है। तो उसका एक पूरा लिस्ट है, मैं नेक्स्ट क्लास में शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है, मैं ढूंढ के रखूँगा, ठीक है, आप लोगों को बताऊँगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट दिखाने लायक होता है, बट हमेशा ना याद नहीं रहता।
अच्छा, तो लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट जैसे देखो प्रीशियस कमोडिटीज़, गोल्ड, सिल्वर, मतलब इंटरनेशनल मार्केट से इसको खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए एक इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट होता है, सिल्वर मार्केट होता है। तो जिस कंट्री का जितना दम होता है, पैसा होता है, वो गोल्ड सिल्वर को खरीद के रिजर्व करते हैं, ठीक है। जैसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है चाइना के पास, ठीक है। इंडिया भी कुछ पीछे नहीं है, बट सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व चाइना के पास है सर, बहुत ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है उसका, ठीक है। चाइना है, यूएस के पास भी बहुत सारा है। तो इंटरनेशनल मार्केट इस तरह से एरिया वाइज डिपेंड करता है सर। टाइम के बेसिस में भी मार्केट होता है। कुछ मार्केट होता है बड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए, कुछ होता है शॉर्ट पीरियड के लिए, कुछ होता है लॉन्ग पीरियड के लिए, कुछ होता है वेरी लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है। जैसे मानो पेरिसेबल सप्लाई, जैसे दूध वगैरह का वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, सप्लाई कैन बी चेंज ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, मतलब थोड़ा कम समय के लिए, 5 महीना 6 महीने का मार्केट। लॉन्ग पीरियड मार्केट मतलब थोड़ा लॉन्ग रन में चलता है, 2 साल 3 साल 4 साल कम से कम चलेगा ही। वेरी लॉन्ग मतलब चलता ही जाएगा, इस तरह का मार्केट, ठीक है। मार्केट को डिफरेंट कॉन्सेप्ट में बताया गया है सर आपके सामने, बट हमारे इकोनॉमिक्स में ये सब मार्केट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था ना। अच्छा, ट्रांजैक्शंस के बेसिस में स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट, ये दोनों मार्केट स्टॉक मार्केट में दिखता है सर। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि स्पॉट में ही शेयर ट्रांसफर हो जाता है। फ्यूचर मार्केट में मतलब फ्यूचर में डील होगा, अभी कुछ नहीं होगा, फ्यूचर डीलिंग्स में होता है कि भाई फ्यूचर में कोई शेयर है, नॉर्मल नॉट जस्ट इन मतलब शेयर मार्केट, फ्यूचर मार्केट तो सर एग्रीकल्चर में भी दिखता है। एग्रीकल्चर में कि आपका ज़मीन है उस पर, जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मैंने इसको समझाया था, जो लोग मतलब लॉ में सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्लास किया है, जिन लोगों का है, सबका है नहीं, तो सेल ऑफ गुड्स के अंदर भी इसको समझाया गया कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, किसी का ज़मीन में एग्रीकल्चर बन रहा है, ठीक है, आज बन रहा है 3 महीना बाद सेल होगा, तो वो फ्यूचर मार्केट है कि भाई आज बन रहा है, मतलब ज़मीन में प्रोडक्ट जब जब कंप्लीट हो जाएगा फिर मार्केट में सेल होगा, ठीक है। ऐसे शेयर में भी होता है कि शेयर का दाम फ्यूचर में बढ़ेगा, आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं शेयर मार्केट में? फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। अरे सर बताने के लिए इतना सारा है, मैं क्या क्या बताऊँ आपको। फ्यूचर एंड ऑप्शंस, देखो फ्यूचर एंड ऑप्शंस इन स्टॉक मार्केट, जैसे मैं लिखा निकल गया, दिख रहा है ना सर, ठीक है। ये भी एक मार्केट है, फ्यूचर एंड ऑप्शन स्ट्रैटेजी। इफ आपको लग रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर शेयर फ्यूचर में ग्रो करेगा, किसी को लगता है नहीं ग्रोथ नहीं, नीचे आएगा, तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक बंदा बोलता है हाँ बढ़ेगा, दूसरा बंदा बोलता है नहीं गिरेगा, तो जिसका जीत होता है, जो मार्जिन होता है, वो दोनों के बीच में सेटलमेंट हो जाता है, ठीक है। इनका जो भी गैप होता है, सपोज आप गोल्ड में फ्यूचर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये बंदा बोल रहा है गोल्ड का प्राइस अगला 3 महीने में गोल्ड का दाम 50,000 हो जाएगा, अभी मानो कि 47 चल रहा है, वो बोल रहा है कि 50,000 हो जाएगा, तो 50,000 हो जाएगा, तो ये बोल रहा है नहीं 47,000 ही रहेगा। तो अगर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ सर, तो ये 3,000 का अगर मानो कि ये सही निकला, ठीक है, तो ये 3,000 के हिसाब से जितना ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से इनको पैसा ये देगा, ठीक है। और अगर ये सही निकला तो जितना लॉस होगा इसको इसको भरना पड़ेगा। सर डिफरेंट कॉन्सेप्ट सर, मार्केट का प्रेडिक्शन करना होता है, ठीक है, स्टॉक का प्रेडिक्शन करना होता है, डिफरेंट मार्केट होता है सर, उसको फ्यूचर एंड ऑप्शन स्ट्रेटेजीज बोलते हैं। इसके लिए इकोनॉमी का ज़बरदस्त नॉलेज होना चाहिए, तुक्काबाजी सिर्फ नहीं है। जो लोग सोचते हैं ना तुक्का करके हो गया, नहीं सर, कोई तुक्काबाजी नहीं चलता सर, प्योरली मार्केट कॉन्सेप्ट और साथ में से थोड़ा बहुत किस्मत यहाँ पर भी होता है। तो ट्रांजैक्शंस के बेसिस में स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट का भी कॉन्सेप्ट है। स्पॉट मार्केट मतलब संगे संग हो जाएगा, मतलब अभी का अभी, ठीक है, शेयर लो पैसा दो, प्रोडक्ट लो पैसा लो, ऐसा टाइप का। फ्यूचर में कुछ नहीं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्रीकल्चरल में बता रहा था ना सर, एग्रीकल्चर में फ्यूचर मार्केट क्या होता है। जैसे मोदी जी इस बार जो एग्रीकल्चरल बिल लाया था, आप लोगों को पता है? अरे सॉल्व करना पड़ा सर, मोदी जी को बिल हटाना पड़ा क्योंकि पंजाब हरियाणा बॉर्डर में बहुत सारे किसान क्या कर गया था, धरना में बैठ गया था सर। सही गलत के बारे में अभी नहीं बोलेंगे, मेरा क्या ख्याल है अभी छोड़ो, बट अभी इतना समझो, जैसे मानो ये एग्रीकल्चर ही में ये बिजनेस एग्रीकल्चर कर रहा है, ठीक है, ये इसका जो भी धान उगा रहा है, चावल उगा रहा है, गेहूँ उगा रहा है,
ये 3 महीना के लिए आप बोलो कि भाई 3 महीना, ये बोला कि 3 महीना समय लगेगा, ठीक है, इस चावल को उगने में, तो आप इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कि 3 महीना बाद ये पूरा फसल मेरा, आज कुछ पैसा आप मार्जिन के लिए जमा कर देते हो, या आज 50,000 दे दिए, फिर जैसे पूरा बन जाएगा, मानो कि 3 लाख का है तो 3 लाख इनको दिया, प्रोडक्ट उठाया और मार्केट में सेल कर दिया। तो ये सब बहुत सारा कॉन्सेप्ट चलता है सर, जिसको मार्केट को मार्केट बनाते हैं। मतलब आपको मैं एक बात क्या सर, हज़ारों बात बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि कितना सारा बिजनेस कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सकता है इन मार्केट में। रेगुलेशंस के बेसिस में भी मार्केट चलता है। कुछ मार्केट गवर्नमेंट रेगुलेटेड होते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट। कुछ गवर्नमेंट अनरेगुलेटेड भी होते हैं, जैसे फ्री मार्केट, जिसमें कोई ट्रांजैक्शन, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई गवर्नमेंट का रोक टोक नहीं होता, लोग ऐसे ही करते हैं। सर बिजनेस वॉल्यूम के बेसिस में भी होता है। कुछ मार्केट को हम लोग होलसेल मार्केट बोलते हैं, मतलब जहाँ पर होलसेल मार्केट समझते हो सर? अरे होलसेल मार्केट समझते हो? बोलो ना। यस सर। क्या होता है होलसेल मार्केट में? सर बहुत सारा सामान एक ही साथ। बहुत सारा सामान एट ए टाइम ले सकते हो और सस्ता दाम पे ले सकते हो, है ना? सस्ता दाम पे ले सकते हो। जैसे कलकत्ता में एक मार्केट है ना, बड़ा बाजार, आप लोग सुने होंगे, तो आपको लेके चलते हैं बड़ा बाजार साड़ी मार्केट, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, साड़ी होलसेल में मिलता है बड़ा बाजार में। ये देखो सर, ह्यूज ब्राइडल कलेक्शंस, ठीक है, यहाँ पर बहुत सस्ते में से। दिल्ली में भी चांदनी चौक मार्केट में मिलता है, अपने बड़ा बाजार में कोलकाता में मिलता है, ठीक है, बड़ा बाजार साड़ी होलसेल, ठीक है। होलसेल मार्केट में आपको बहुत सारा सामान एट ए टाइम लेना पड़ेगा, ठीक है, एट ए टाइम लेना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि सिंगल पीस लेने के लिए जाओगे तो नहीं होगा। आप देख सकते हो ना कितना साड़ी इसमें लगा हुआ है। तो इसका ना ये लोग ना एवरेज में रेट लगाते हैं, कोई इंडिविजुअल दाम नहीं लगता। कलेक्शन का कोई बात नहीं होता कि भी इसका इसका रंग अच्छा है तो इसका दाम ज़्यादा कर देगा, ऐसा नहीं होता सर। आप समझ रहे हो ना? ये देखो क्या बता रहा है, 99 रुपीज़ से लेके 3,000 तक का साड़ी है इसमें, तो जो दुकान का इमेज अभी निकला, ठीक है। तो आप 99 के बंडल में जो मिलेगा वो ले लो, ठीक है। ये देखो बेनारसी साड़ी, बेनारसी साड़ी जानते हो ना सर? बनारस का जो साड़ी है पूरा भारत में प्रसिद्ध है सर, ठीक है। बंगालीज में बनारसी पहनने का चाल है, बिहारीज में चाल है, साउथ इंडियंस का भी शादी में बनारसी पहनने का बहुत बड़ा ट्रेडिशन है। आई होप आप लोग जानते हो सर, ठीक है। तो बनारस, मतलब बनारस की जो कारीगरी कॉन्सेप्ट है, वहाँ का डिज़ाइन है, ठीक है, आजकल बहुत सारा जगह में बन रहा है, ठीक है। तो ये बनारस का कॉन्सेप्ट है, वहाँ का सिल्क में किस तरह से कारुकार्य किया जाता है, और उसका साड़ी 1200 से लेके 16,000 तक का बनारसी है, ठीक है, होलसेल मार्केट में। तो आप मानो कि इसके दुकान में जाते हो, बनारसी को होलसेल में उठाते हो और अपनी दुकान में लाके रिटेल में बेच दोगे, ठीक है। तब आप कलर के बेसिस में, थोड़ा क्वालिटी के बेसिस में एक दाम लगा सकते हो कि भाई ये ब्लैक बनारसी का डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसका दाम मैं 1.5 मतलब 15,000 रख दूंगा, ठीक है। वो अलग, वो माल, वो रिटेल हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपको एट ए टाइम में होलसेल में बहुत सारा सामान उठाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सर? बोलो सर। तो ये हो गया वॉल्यूम के बेसिस में मार्केट। ये तो मैं बस साड़ी से एग्जांपल दिया, आज आप लोगों को इतना सारा मार्केट बता दिया, आप लोग बोलोगे सर हम लोग पागल हो जाएंगे, ठीक है। ये बड़ा बाजार का एंट्रेंस है सर, हावड़ा की तरफ से आते हो तो ये बड़ा बाजार एंट्रेंस है, और दोनों साइड में बड़ा बाजार में खचाखच भरा हुआ बड़ा बाजार। हाँ खचाखच, अंदर 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 में ना पैर रखने का जगह नहीं होता सर। बिल्डिंग में जो लोग दुकानदारी करते हैं, दुकानदार को बैठने का जगह नहीं है। मतलब वो लोग दुकानदारी भी कर लेते हैं खड़े होके, ये देखो बैठेगा कहाँ, खड़े होके ही दुकानदारी करते हैं। मैंने बहुत सारा दुकान में से विजिट करते थे बात पहले, अभी उतना नहीं कर पाते। तो सीरियसली बैठने का जगह नहीं होता। ऐसे हम लोग का ट्रांसपोर्ट था, अभी भी है बड़ा बाज़ार में ही, ट्रांसपोर्टिंग का अलग, पापा का चाचा का है, तो इसी चक्कर में कुछ कभी कभी चल जाते थे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि वॉल्यूम के बेसिस में कैसे मार्केट होते हैं। तो एक बार मैंने ना ऐसे, मेरे को उतना नॉलेज नहीं था, कि एक दुकान में जाके ना मैं टी शर्ट के लिए बोल दिया कि मेरे को एक टी शर्ट दो। तो दुकानदार बोल रहे बंदा यहाँ पर एक टी शर्ट नहीं मिलता, कम से कम एक बंडल में उनका 6 पीस था। तो मेरे को बोला 6 पीस लेना पड़ेगा, वो भी सिमिलर टाइप का, वो भी डिफरेंट साइज़ में। तो मैं बोला 6 पीस लेके मैं क्या करूँगा, मेरे को एक पीस दो ना। बोलते नहीं दादा यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो मेरे को लगा कि वो लोग बदमाशी कर रहा है, मैं छोटा है बोल के मेरे को दिया नहीं। आप समझ रहे हो ना?
फिर आके मैं मतलब ट्रांसपोर्ट में ऑफिस में आके पापा या जो स्टाफ था उनको बोल रहा हूँ। तब मैं जस्ट 5-6 में पढ़ता था मोस्ट प्रोबेबली, तो मेरे को उतना नॉलेज नहीं था। मैं आके बोला देखो एक कपड़ा का टी शर्ट मेरे को पसंद था, मैं जाके बोला पर मेरे को दिया नहीं। तो फिर वो मेरे को जाके बोला किसके दुकान गया था, तो मैं नाम बोला, क्योंकि ट्रांसपोर्टर के साथ काम होता है तो मेरे को शाम को फिर से लेके गया। तो फिर जाके मैं उसी अंकल के पास जाके बोला कि अंकल मैं सुबह आया था, आपने मुझे दिया नहीं तो इसलिए मैं स्टाफ को लेके आया। तो स्टाफ को जानते थे वो दुकानदार। हाँ, तो नाम बोला मेरा ट्रांसपोर्ट का, तो वो तो तुमको तो नाम बोलना चाहिए ना, तब बेटा दे देता तुमको कि भाई तुम ट्रांसपोर्टर से हो। मैं बोली अच्छा बेटा ऐसा बात है, अच्छा यहाँ नहीं मिलता। तो उस दिन मेरे को समझ आया था कि ये होलसेल मार्केट अलग होता है, रिटेल मार्केट अलग होता है। समझ रहे हैं सर आप लोग? हाँ, ये बस एक कहानी था, किस्सा, कहानी नहीं बोलेंगे, किस्सा। हाँ, एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आ गया होलसेल रिटेल का, मुझे बचपन में सुनने को मिला था। लेकिन सर, लेकिन किंतु परंतु बंधु क्या है सर? ये सब मार्केट तो एक तरफ, हाँ ये सभी मार्केट हैं, बट ये सब मार्केट को इकोनॉमिक्स ने एक अलग सा पहचान दिया। इकोनॉमिक्स अपने कैरेक्टर के बेसिस में किस तरह से पहचान दिया देखो, कंपटीशन के बेसिस में। किसके बेसिस में? कंपटीशन के बेसिस में। इकोनॉमिक्स ये वाला कॉन्सेप्ट में बात करता है। कंपटीशन के बेसिस में वो मार्केट को डिवाइड करते हैं। तो उसमें वो कुछ मार्केट को परफेक्ट कंपटीशन, कुछ मार्केट को इम्परफेक्ट मार्केट के नाम से जानते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मतलब जहां पर कंपटीशन परफेक्टली चलता है सभी दुकानदारों के बीच में, और इम्परफेक्ट मतलब कोई कंपटीशन प्रॉपरली नहीं है, लाइक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये सब आगे आगे पढ़ना है। तो मार्केट स्ट्रक्चर को इसी तरह से आप देख सकते हो, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक मार्केट। 3 नंबर में बोल रहे हैं सर मोनोपोली या मोनोपोलिस्ट मार्केट। 4 नंबर में बोल रहे हैं सर ऑलिगोपोली मार्केट। स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को ये मार्केट के बारे में आइडिया दे दिया। अरे इकोनॉमिक्स जिसके बारे में बात करता है कंपटीशन के बेसिस में, मैं स्टार्ट में ही आपको उसी के बारे में बताया कि नहीं बताया? बोलो क्या रे? यस सर। है ना? जैसे कि ये रोड ट्रांसपोर्ट में जितना ट्रांसपोर्टिंग चलता है, बस, ऑटो, टैक्सी, हाँ, इसका बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ ओनर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर है, इसको मैंने परफेक्ट कंपटीशन का नाम दिया। ठीक है, मैंने नहीं, एक्चुअली है वास्तव में। ठीक है, जैसे ये एयरलाइंस बिजनेस, इसमें बहुत सारा ओनर नहीं है सर, 2-4 ओनर ही होगा। एयर एशिया, स्पाइस जेट, इंडिगो, ठीक है, बस 4-5 ओनर है जो ये सब एयरलाइंस को चलाते हैं। तो इसके पास खरीदने वाले बहुत सारे हैं ना, कस्टमर बहुत सारे हैं, बायर बहुत सारे हैं, बट बेचने के लिए सेलर वेरी फ्यू। ऐसे बिजनेस ऑलिगोपोली सेक्टर में आ जाते हैं सर। सिर्फ एयरलाइंस, और भी नाम ले लो ना। हाँ सर, नाम तो लेने के लिए अब रेडी हूँ सर, जितना बोलोगे नाम ढूंढते ढूंढते आप लोगों को भी घर पे काम दे दूंगा कि आप लोग डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस के हिसाब से, मतलब कुछ परफेक्ट कंपटीशन बिजनेस का एग्जांपल ढूंढो, मोनोपोलिस्टिक का। परफेक्ट कंपटीशन का तो सबसे बेस्ट है फिश मार्केट, सब्जी मार्केट, इस तरह का जहाँ पर परफेक्ट ग्रोसरी सेगमेंट्स, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट में जितना सारा व्हीकल चलता है, मतलब जहाँ पर बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर। मोनोपोली में, मोनोपोली में क्या होता है? सेल करने वाले एक और खरीदने वाले अनेक। मोनोपोली में क्या होता है सर? सेल करने के लिए एक ही है, बट बेचने के लिए बहुत सारे, सॉरी खरीदने के लिए बहुत सारे। जैसे इंडियन रेल, बोला ना आपको, क्या रे? जैसे कि इंडियन रेल, यस सॉरी, सर। ठीक है, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है सर हमारे देश में। इंडिया में तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। इंडिया में प्राइवेटली रेल नहीं चलता, सरकार के हाथ में ही है। इंडियन रेल एक ही कंपनी है। ऐसे एक्सेप्शन में तेजस एक्सप्रेस के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ एग्जांपल दिया, जो प्राइवेट मैनेजमेंट में चल रहा है आजकल। ठीक है, दैट्स एक्सेप्शनल, 2-3 कॉन्सेप्ट आया है आजकल, बट इतना भी कोई बहुत बड़ा रेंज में कुछ नहीं हो रहा है। तो बात कहाँ पर आके पहुंचा सर? सर बात यहाँ पर आके पहुंचा कि हम लोग इतना देर का जो चर्चा था, ये जो लास्ट 1 घंटा से हम लोग जो बकबक करे जा रहे हैं, जिसके बारे में बात करे जा रहे हैं, ये था डिफरेंट मार्केट के बारे में आइडिया ले रहे थे। ठीक है, अब आगे क्या करना है सर? आगे एज पर इकोनॉमिक्स, एज पर माइक्रो इकोनॉमिक्स, हमें डिफरेंट मार्केट के बारे में, ये जो आगे के दिनों में जो क्लासेस चलता जाएगा उसमें डिफरेंट मार्केट के बारे में ही डिस्कस चलता जाएगा। ठीक है, उसमें परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, ऑलिगोपोली, सभी के बारे में स्पेशलाइज्ड डिस्कशंस ऑब्वियसली होगा। अच्छा, तब तो बढ़िया है। अब क्या करेंगे सर? सर मार्केट के बारे में आइडिया तो ले लिया हम लोगों ने,
लेकिन आप लोग मुझे एक चीज बताओ, मार्केट में बिजनेस रहता है, और बिजनेस क्यों रहता है मार्केट में? किस लिए रहता है मार्केट में बिजनेस? क्या पर्पस है बिजनेस का मार्केट में आने का? बोलो ना। बिजनेस का मार्केट में आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? बिजनेस करना ऑब्वियसली, बट बिजनेस क्यों करना है? बिजनेस करके क्या करेगा? क्या मिलेगा बिजनेस करके? बोलो, जो भी समझ में आता है बोलो। बिजनेस करके क्या मिलेगा मार्केट में कंपनीज को, बिजनेस को? प्रॉफिट अर्न करेगा। प्रॉफिट अर्न करेगा, मतलब बेसिकली आप ऐसे बोलो ना, इनकम करेगा। हाँ, थोड़ा और स्टाइल से बोलो, थोड़ा और स्टाइल से बोलो, रेवेन्यू अर्न करेगा। बोल सकते हैं ना सर? सेल्स, रेवेन्यू मतलब सेल, बिजनेस सेल करेगा, सेल के लिए आते हैं सर। तो अगर आपको मार्केट समझना है तो रेवेन्यू समझना पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए अगला 15-20 मिनट किसके नाम? रेवेन्यू के नाम। अगला 15-20 मिनट्स इन द नेम ऑफ रेवेन्यू। तो ध्यान से रेवेन्यू क्या है सुनते रहो, ओके? आप लोगों ने सर थ्योरी ऑफ कॉस्ट के क्लास में कॉस्ट को समझे, अगर आप कॉस्ट समझ गए तो रेवेन्यू भी समझ जाओगे। अच्छा, रेवेन्यू समझाने से पहले आपको रियल लाइफ कुछ रेवेन्यू का एग्जाम्पल देने से अच्छा नहीं रहेगा? हाँ, क्या बोलते हो कि वास्तव में रेवेन्यू कैसे काम करता है? चलो देखते हैं। थोड़ा मैच्योर बनो सर, थोड़ा मैच्योर बनो। आप लोग जितना जल्दी बड़े हो जाओगे परेशानी खत्म। हाँ, मैच्योर बन जाओगे तो आसानी है ना सर, हर चीज़ का आसानी है, आप लोगों का समझ बढ़ जाएगा। कितना दिन और बच्चा रहोगे? बच्चा रह के कोई फ़ायदा नहीं है। दिल को बच्चा रहने दो, बट नॉलेज को मैच्योर होने दो। दिल बच्चा जैसा होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, और नॉलेज मैच्योर होना चाहिए। सर ऐसा होता है क्या? पता नहीं सर, मैं तो ऐसे ही बोल दिया। अच्छा, क्या करना है, क्या करना है? चलो मैं आपको किसी कंपनी के बारे में बात करूँगा। रिलायंस चलेगा? तो रिलायंस कहाँ जाए, कहाँ जाए, कहाँ जाए? टिकट टैप में चलते हैं। कंपनीज है शेयर मार्केट का अंदर। शेयर मार्केट नहीं समझाऊंगा रे बाबा, शेयर मार्केट समझाऊंगा तो आप लोग बोलोगे सर क्या फिर से शेयर मार्केट में आ गए। शेयर मार्केट का नॉलेज लेने के लिए शेयर मार्केट क्लास करना पड़ता है, लेकिन अभी शेयर मार्केट का नॉलेज थोड़ी ना लेंगे आप लोग। अभी मैं आपको कंपनी एनालिसिस बताऊंगा। अच्छा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज? इसके बारे में नाम तो सुने होंगे, जो कंपनी बोलोगे उसी के बारे में बताऊंगा, ठीक है? खजाना लेके बैठ गया मैं, जिसके बारे में पूछोगे उसके बारे में बताऊंगा कि प्रॉफिट कर रहा है कि लॉस कर रहा है। किसी के बारे में आपको आप लोगों को कोई शौक है किसी कंपनी के बारे में जानने का? तो बोलो तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। जो भी बड़ा कंपनी के बारे में जानना चाहोगे मैं भी आपको बताऊंगा। मेरे दिमाग में पॉपुलर में से रिलायंस का नाम आया तो मैंने ओपन कर लिया। आपके मन में कुछ चल रहा है तो आप बोलो, मैं आपको उसका फाइनेंशियल कंडीशन शो करता हूँ। अच्छा, ये शेयर प्राइस है सर। हाँ, ये एक शेयर का दाम चल रहा है आज के डेट में, ये अप डाउन होता रहता है सर, ठीक है? ये शेयर प्राइस अप डाउन होता रहता है, ये स्टॉक मार्केट है, तो इससे इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना स्टॉक मार्केट क्लास में होता है कि उसमें मेरे को लोग पूछते रहते हैं कि सर क्या ये दाम सही रहेगा रिलायंस का शेयर खरीदने के लिए, या फिर क्या लगता है सर कि रिलायंस का शेयर नीचे आएगा, क्या लगता है सर रिलायंस का शेयर 2500 से 3000 के पास जाएगा? ये सब सवाल पूछते रहते हैं स्टूडेंट्स। उसका अलग एनालिसिस है, आप लोग भी समझ जाओगे धीरे धीरे। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट को ये सब जानना पड़ता है, ठीक है? नॉलेज मिल जाएगा धीरे धीरे, बट नाउ पॉइंट इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ एनी कंपनी। तो जब भी हम रिलायंस के फाइनेंस में क्लिक किए, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो। सबसे पहले देखो, फाइनेंस में क्लिक करते ही आपके सामने रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट आ गया। देखो तो, दिख रहा है ना टोटल रेवेन्यू? बताइएगा सर, टोटल रेवेन्यू दिख रहा है सर? यस सर। तो ये बिजनेस करता ही है रेवेन्यू के लिए। सेल होगा, सेल से आपको कुछ खर्चा होता है, इसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन, ठीक है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो जो भी रेवेन्यू कमाता है वहाँ से डिप्रिसिएशन वगैरह जो भी खर्चा होता है वो सब खर्चा देने के बाद इसको यहाँ पर क्लिक करने से दिखा देता है। इसमें क्लिक करेंगे, ये देखो, जैसे रेवेन्यू आ गया, रेवेन्यू से कुछ कॉस्ट आता है सर, वो सब कॉस्ट वगैरह को हटाया, ठीक है? जैसे आपको मैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट में समझाया था, ये देखो
टोटल रेवेन्यू वहाँ से माइनस कर दिया, रॉ मटेरियल्स का खर्चा माइनस किया, ये देखो ये रिसेंट ईयर का है, ठीक है, 50,0153, ठीक है, नहीं सॉरी 5,05,153 करोड़, सॉरी 50 लाख नहीं, 5,05,153 करोड़ का रेवेन्यू कमाया रिलायंस ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में। उसमें 3 लाख का रॉ मटेरियल का खर्चा बना, पावर एंड फ्यूल कॉस्ट जलानी वगैरह में खर्चा कर दिया 13,000 करोड़ का, एम्प्लॉय को सैलरी दिया ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ का, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा किया ऑलमोस्ट 56,000 करोड़ का, ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंस में खर्चा कर दिया 15,000 करोड़ का। ये सब खर्चा देने के बाद बिजनेस के पास जो पड़ा हुआ है वो है 1 लाख करोड़ की, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। तो देखो रेवेन्यू कमाता है, वहाँ से कॉस्ट को माइनस करता है, तो रेवेन्यू से कॉस्ट को हटाए तो कंपनी को मिलता है प्रॉफिट। तो पहला प्रॉफिट जो होता है उसको बोलते हैं EBITDA। सर ये सब बात भी सीखना पड़ता है क्या? सर आप लोग आगे जाके जब आप लोग इंटरमीडिएट में आओगे ना, आप लोगों को एक चैप्टर एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा सर, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या पढ़ाऊंगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तब सिखाऊंगा ये सब। लिवरेज बोल के एक चैप्टर आता है, ठीक है, उसके अंदर आपको इसका डिटेल्स जानकारी मिलेगा कि कैसे ये सब रेडी होता है। ऐसे अकाउंट्स का ही कॉन्सेप्ट है बट वो स्पेशलाइज्ड फाइनेंस है सर, ठीक है। तो प्रोफेशनल्स में भी बीकॉम में भी करना पड़ता है सर, MBA में भी करना पड़ता है। तो EBITDA सभी खर्चा देने के बाद आपको बच गया कुछ प्रॉफिट। दिस इज अ टाइप ऑफ प्रॉफिट, बट ये एक ऐसा प्रॉफिट है जिसमें अभी भी डिप्रिसिएशन वगैरह बिजनेस का है सर, ठीक है। डिप्रिसिएशन मतलब एसेट्स वगैरह होता है ना, उसका डिप्रिसिएशन होता है सर। तो ये यहाँ पर पहुँचने के लिए देखो सर, बिजनेस का जो एसेट्स होता है ये सब आप लोग अकाउंटेंसी में सीखे हो, ठीक है। एसेट्स रहने से डिप्रिसिएशन होगा, गुडविल वगैरह रहने से अमोटाइजेशन होगा, ठीक है। टेंजिबल का डिप्रिसिएशन होता है, टेंजिबल मतलब जिस एसेट को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसको डिप्रिशिएट किया जाता है, और जिस एसेट को हम छू नहीं सकते बट उसका भी वैल्यू डिक्रीज करता है, उसको अमोटाइज किया जाता है। तो 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट से कुछ डिप्रिसिएशन वगैरह है 26,000 करोड़ का, ठीक है। फिर बचता है कुछ प्रॉफिट, ठीक है, अनदर प्रॉफिट। ये प्रॉफिट जो है ये ऐसा प्रॉफिट है 76,000 करोड़ का, जिसमें से अभी भी इंटरेस्ट मतलब बैंक ने जो कंपनी ने जो लोन वगैरह लिया ना, वो लोन का इंटरेस्ट चुकता करना होगा। ये देखो इसलिए कंपनी ने लोन का इंटरेस्ट चुकाया, कितने का? ये गैप करके 21,000 करोड़ का। 76,000 करोड़ से 21,000 करोड़ का इंटरेस्ट दिया रिलायंस ने। ये सब ओरिजिनल डेटा है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले यही डेटा देख चेक करता है सर, फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। मैं आपको बस इकोनॉमिक्स के लिए थोड़ा यूज़ कर रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि ये इकोनॉमिक्स क्यों जाने, किस लिए सीखे, क्या काम में आएगा। सिर्फ आपके काम पे नहीं, दुनिया के काम पे आता है सर, ठीक है। ये तो बस मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि वाई वन शुड नो द इकोनॉमिक्स प्रॉपर वे में, क्यों जानना चाहिए, रेवेन्यू क्यों जानना चाहिए, मार्केट क्यों जानना चाहिए, ठीक है, ताकि आप इसका रियल लाइफ में यूज़ कर पाओ। अच्छा, इस तरह से हम लोग कहाँ पहुँच गए सर? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 55,000 करोड़ की प्रॉफिट कर दिया कंपनी ने। फिर यहाँ से भी कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा, तो कंपनी टैक्स दिया। देखो कंपनी ने इस बार सरकार को टैक्स दिया सर 6,000 करोड़ की। कितना टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को? 6,000 करोड़ का टैक्स दे दिया। लास्ट ईयर 14,000 करोड़ का टैक्स दिया था। उसके बाद कंपनी के पास प्रॉफिट कितना हुआ सर? 49,000 करोड़ का, 49,000 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया, ठीक है, 2021 का है। और उसके बाद धीरे धीरे कंपनी का पर शेयर का अर्निंग हो गया 74 करके वगैरह वगैरह। तो ठीक है, ये सब बाद में जानोगे सर, बहुत बहुत समय है अभी सीखने का, सीखोगे सब धीरे धीरे। चार्टर्ड अकाउंटेंट के बनने के लिए CS बनते बनते, CMA बनते बनते आप लोग सभी चीज़ें सीख जाओगे। लेकिन खेल कहाँ शुरू होता है? खेल शुरू होता है रेवेन्यू से ना। अरे रेवेन्यू एंड कॉस्ट, ये जो एरिया है ये कॉस्ट का एरिया है। तो कॉस्ट के बारे में मैंने तो प्रीवियस जो चैप्टर था उसके बारे में आपको कॉस्ट क्या है, डिफरेंट कॉस्ट के बारे में मैं समझाया इकोनॉमिक्स में, ठीक है। लेकिन रेवेन्यू क्या है जिसके बारे में अभी मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ? समझ में आ रहा है सर? मैं पहले आपको थोड़ा रियल लाइफ एप्लीकेशन बता दिया। ये रेवेन्यू क्यों जाने? बोलो सर, बोलो थोड़ा, हाँ ना बताना सर, तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ आप लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो। नहीं तो मेरा क्या हो जाएगा ना, नील बट्टा सन्नाटा हो जाएगा, सब समझा के भी ऐसा लगेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। बोलो सर। किरे समन्विता,
शालिनी, समझ में आ रहा है आप लोगों को? टेल मी सर। यस सर। तो ध्यान से रेवेन्यू के बारे में कुछ बात सुन लो अभी, ठीक है? अच्छा, रेवेन्यू क्या है? द रेवेन्यू ऑफ ए फार्म इज इट सेल्स। सर ये तो अभी दिखाया आपने। यस, अभी आपको मैं रिलायंस का दिखाया। बिजनेस जो सेल करता है, जो रिसिप्ट करता है और इनकम करता है, वही उसका रेवेन्यू है, ठीक है? सर टोटल रेवेन्यू किसको बोलेंगे? सर टोटल रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी व्हिच अ फर्म रियलाइज्ड बाय सेलिंग सर्टेन यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। मतलब रिलायंस जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं, ऐसे रिलायंस बहुत सारा चीज़ों का बिजनेस करते हैं। सर सर क्या क्या है सर, बताओ। अरे रिलायंस तुम क्या क्या चीज़ों का बिजनेस करते हो, इन लोगों को दिखा दो तो भाई। चलो आपको दिखाते हैं रिलायंस क्या क्या चीज़ों का बिजनेस करते हैं। देखो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंगेज इन रिफाइनिंग। सर तेल रिफाइन करते हैं, ऑयल रिफाइन मतलब पेट्रोल डीजल है ना सर। पेट्रोल डीजल को रिफाइन करते हैं, फॉरेन मार्केट से जो रॉ क्रूड ऑयल आता है उसको रिफाइन करने का काम करता है। रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, प्लास्टिक एंड सिंथेटिक रबर इन प्राइमरी फॉर्म्स, ये इनका मेन बिजनेस है। इसके अलावा इनके पास रिलायंस का चेन है, रिलायंस फ्रेश के नाम से, रिलायंस जियो के नाम से, ठीक है? ये कुछ बिजनेस प्रोफाइल है रिलायंस का, ठीक है? तो बेसिकली फर्टिलाइजर, बेसिकली रिफाइनिंग, ठीक है, आपका केमिकल, जियो, रिलायंस फ्रेश, ठीक है? इस तरह का कुछ काम रिलायंस मेनली करता है, ठीक है? और भी डिटेल्स है, बट इतना डिटेल्स अभी ज़रूरी नहीं है, तो जस्ट मैं आपको समझाया कि क्या क्या बिजनेस रिलायंस करता है। तो इससे आपको एक आइडिया लग रहा है कि जो भी बिजनेस वो करे, अल्टीमेटली उसका मेन क्या है? रेवेन्यू अर्न करना, टोटल रेवेन्यू अर्न करना। तो व्हाट इज टोटल रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी व्हिच अ फर्म रियलाइज्ड। फर्म मतलब दिमाग में रिलायंस को छाप लो सर, अभी अभी के लिए। टाटा भी समझ सकते हो, जो मन में आए, बट करेंटली एग्जाम्पल रिलायंस है। तो टोटल रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी व्हिच अ फर्म रियलाइज्ड बाय सेलिंग सर्टेन यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। ओके, जो भी उसका प्रोडक्ट है। सर अगर इसको थोड़ा मैथमेटिकल वे में समझाओगे या समझोगे तो क्या समझोगे? सर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू बोलता है पी इंटू क्यू। चलिए इसका मतलब, सर मानो कि कोई प्रोडक्ट का प्राइस है 5 टका और आप उसका 10 यूनिट सेल करते हो, तो कितना रेवेन्यू कमा लोगे रे भाई? प्रोडक्ट का दाम है 5 टका। जैसे रिलायंस ने मानो 1 लीटर पेट्रोल को रिफाइन किया, ठीक है? 1 लीटर पेट्रोल को रिफाइन किया और बोला कि भाई मेरा 1 लीटर रिफाइन का कॉस्ट आ गया 10 टका, रिफाइनिंग कॉस्ट। मैं रिफाइन कॉस्ट 10 टका का रिफाइन कर लिया 1 लीटर पेट्रोल, और आपको बेचूंगा 12 टका, ठीक है? कितना यूनिट? 12 टका करके, मानो कि वो 100 लीटर पेट्रोल रिफाइन करके गवर्नमेंट को बेच रहा है, तो गवर्नमेंट रिलायंस से 12 टका करके रिफाइनिंग कॉस्ट ना, तेल का दाम नहीं, रिफाइन का दाम, 12 टका करके 100 लीटर पेट्रोल रिफाइन करवाया और रिलायंस के हाथ में 1200 थाम दिया, ठीक है? रिफाइनिंग का बड़ा बिजनेस है मेरे इसका, रिलायंस का। मैं आपको दिखाऊं क्या? चलो, आप लोगों को हर चीज़ का सबूत चाहिए, ले लो सबूत। रिलायंस जामनगर में इसका फैक्ट्री है, गुजरात में जामनगर फैक्ट्री है ना सर। ये है रिलायंस का जामनगर का, गुजरात का फैक्ट्री। दिखाई दे रहा है क्या? बोलो सर, दिखाई दे रहा है? यस सर। बहुत बड़ा एरिया है सर, बहुत बड़ा एरिया में इनका फैक्ट्री है। तो इस फैक्ट्री में वो रिफाइनिंग करते हैं, पेट्रोकेमिकल्स का भी अलग अलग ब्रांचेस बना हुआ है, ठीक है? क्या नहीं है वो बताओ? इलेक्ट्रिक जनरेशन का भी फैक्ट्री है, ठीक है क्या नहीं? 30 किलोमीटर का, 30 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया जोड़ के इसका पूरा फैक्ट्री बना हुआ है गुजरात में, जामनगर एरिया में। ह्यूज ह्यूज। तो क्या समझ में निकल के आता है सर? सर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू पी इंटू क्यू, मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी। जितना प्रोडक्ट का प्राइस होगा या सर्विस का दाम होगा, उसको नंबर ऑफ यूनिट से इंटू कर दो और आपको रेवेन्यू मिल जाए। बस सिंपल। ये तो एग्जाम्पल पे 50 आ गया। सर एक कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल रेवेन्यू की। कॉन्सेप्ट क्या आता है? मार्जिनल रेवेन्यू का। सर व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? सर ऐसे मार्जिनल का मतलब ही होता है, क्या होता है मार्जिनल का मतलब? अब लोगों को कॉस्ट में भी समझाया था।
मार्जिनल कॉस्ट का क्लास जिन लोगों ने किया उनको भी समझाया, लेकिन अभी आपको कॉस्ट नहीं समझना है, रेवेन्यू समझना है। व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? अरे बोलो सर। चेंज इन टीआर डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। मतलब ऐसा समझो, अच्छा आप लोगों को अगर तेल से समझ में नहीं आता है, दूसरा चीज़ ले लेते हैं। अच्छा आप लोग जियो का फ़ोन होता है जानते हो ना? जियो का फ़ोन होता है जानते हैं कि नहीं जानते? बोलो ना। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. जियो मोबाइल फ़ोन का मार्केट में क्या दाम है सर मोटा मोटी? बहुत सारा है सर फ़ोन जियो का। ये देखो, ये मुझे एक दिखाई दे रहा है, बोल रहा है इसे 6,500 के आसपास का दाम है। तो जियो जो है सर वो मोबाइल फ़ोन भी बनाते हैं। तो जियो का मोबाइल फ़ोन जियो मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चर करके इसको मार्केट में सेल करता है। तो ये 6,500 इसका सेल प्राइस है। तो अगर जियो का ऐसा फ़ोन, ठीक है, जियो फ़ोन नेक्स्ट 32 GB रैम, 32 GB 2 GB रैम, 6,500 का जियो, मानो कि ऐसा 1000 फ़ोन जियो ने बनाया, ठीक है, तो 1000 फ़ोन 6,500 करके कितना हो जाता है सर रेवेन्यू? बताओगे मुझे ज़रा? 1000 फ़ोन 6,500 करके कितना कमा लेगा जियो ने? सर ऑलमोस्ट 65 लाख। अगर 6,500 करके दाम है, 65 लाख कमा लेगा रेवेन्यू के तौर पे। कौन? सर रिलायंस। अभी टोटल रेवेन्यू तो समझ गए आप लोग, बट मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? सर बताते हैं कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। मतलब आज रिलायंस ने 1000 फ़ोन बेचा, कल रिलायंस ने सोचा कि और एक फ़ोन ऐड करते हैं या और 1000 फ़ोन ऐड करते हैं। 1000 का डिमांड फुलफिल हो गया तो नेक्स्ट 1000 का एक डिमांड होगा, उसके बाद और 1000 का डिमांड होगा, या फिर एक का भी डिमांड होगा। तो पर यूनिट, एक एक यूनिट में अगर 1000 फ़ोन निकलता है, तो पर यूनिट में अगर और 1000 करके फ़ोन ऐड होता जाएगा, तो ये क्वांटिटी चेंज के कारण, किसका चेंज के कारण? क्वांटिटी चेंज के कारण रेवेन्यू में जो बदलाव आता है। बात को समझ में आ रहा है सर? एक्स्ट्रा 1000 ऐड होने के कारण रिलायंस के रेवेन्यू में जो बदलाव आएगा, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ पर मार्जिनल क्या हो गया? ये जो चेंज इन क्वांटिटी है। बात समझ में आया सर? प्लीज एक बार मुझे बताना सर, मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया? समझ में आया सर? एक्स्ट्रा क्वांटिटी प्रोडक्शन करके जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिला आपको, एक्स्ट्रा क्वांटिटी प्रोडक्शन करके जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिला आपको, दैट इज योर मार्जिनल रेवेन्यू। very important question sir, very important part. Marginal revenue is the change in total revenue resulting from the sale of an additional unit of a commodity. पहले जियो ने 1000 फोन बेचा, ठीक है, कल जियो ने सोचा कि एक यूनिट में 1000 फोन आता है, फिर जियो ने सोचा एक और 1000 यूनिट निकालते हैं। तो एक्स्ट्रा 1000 यूनिट के लिए जियो ने जितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाया वो जियो का मार्जिनल रेवेन्यू है। क्लियर हुआ बात? सर अगर जियो से भी समझ में नहीं आया, आ जाना चाहिए ऐसे तो, ठीक है। मतलब ये जो 1000 का जो यूनिट बन रहा है ना, ये हर यूनिट को बोलते हैं मार्जिनल। अब इसको 1000 में सोचो या 1+1+1+ करके सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1+1 ऐसे तो 2 है, लेकिन जब और एक ऐड हो गया, टोटल क्या हो गया? 3। लेकिन मार्जिनल क्या है? ये जो एक्स्ट्रा जो एडिशन हो रहा है ना सर, ये एक्स्ट्रा एडिशन इज कॉल्ड मार्जिनल। जैसे जैसे मार्जिनल बढ़ता जाएगा वैसे ऐसे रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा। तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट सर, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि मार्जिनल रेवेन्यू इज द रेवेन्यू इन टोटल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। अगर इसको थोड़ा फॉर्मूला वाइज या मैथमेटिक्स वे में समझा जाए तो बात कुछ ऐसा कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू डेल्टा टोटल रेवेन्यू। डेल्टा इक्वल्स टू सर चेंज। ग्रीक है सर, ग्रीक मैथ्स में यूज होता है, आप लोग भी मैथ्स में बचपन में यूज किए होंगे। डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी।
तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, मानो कि एक प्रोडक्ट का प्राइस है 10 टका, मानो कि प्रोडक्ट का प्राइस है 10 टका, जब उसका कितना यूनिट बना था सर, 50 यूनिट बना था। अभी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होके हो गया 15 टका, ठीक है, 15 रुपीज। ना उसका क्वांटिटी चेंज हो गया 52 यूनिट्स। ध्यान से समझना, जब वो 50 यूनिट्स बनाता था तब प्राइस था 10 टका, अब 52 यूनिट्स बन गया जब दाम है 15 टका, ठीक है। आपको पूछा जा रहा है इसका मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, तो आपको क्या करना है, आपको टोटल रेवेन्यू का परिवर्तन और क्वांटिटी का परिवर्तन का पहले कैलकुलेशन करना है। तो कैसे करोगे सर, बड़ा इजी है ना, इसके लिए इतना झमेला क्यों, बड़ा इजीली हो सकता है सर। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, डेल्टा टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई, ये देखो, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वांटिटी, ये रहा ना। इसको मैंने अभी यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिक्स वे में लिखा, ठीक है, जियोमेट्री वे में, डेल्टा टी आर बाई डेल्टा क्यू। अब ध्यान से सुनना बात को, अब टोटल रेवेन्यू का क्या मतलब आया था, पी इंटू क्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या था, पी इंटू क्यू। क्या रे शालिनी, समझ नहीं था, बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। है ना। अब ध्यान से समझना सर, डेल्टा टोटल रेवेन्यू, हमें टोटल रेवेन्यू चाहिए। अब टीआर की जगह हम पी क्यू बैठा सकते हैं, प्लीज टेल मी, टोटल रेवेन्यू की जगह पी क्यू पुट कर सकते हैं, डेल्टा तो बस अपने जगह में है, यस ना, और नीचे डेल्टा क्यू कर देते हैं। यस सर। मतलब जब हमें डिटेल्स में नहीं रहता है ना, तो हम इसको इंटू करने के लिए ले सकते हैं सर। अब P इंटू क्यू की जगह हम क्या पुट कर देंगे सर, ये देखो, P इंटू क्यू मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो आपको चाहिए चेंजेस कितना हुआ, तो चेंजेस पुट कर लो ना सर, इसमें क्या है, क्या जाता। तो आप जस्ट पी चेंज इन P इंटू क्यू जो भी है उसको पुट करो, मतलब आपका पुराना प्राइस क्वांटिटी और न्यू प्राइस क्वांटिटी, ये दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो सर मैं पहले न्यू वाला पुट कर देता हूँ, मतलब न्यू वाला कितना है, 15 एंड 52, 52, तो 15 इंटू 52, दिस इज योर न्यू क्वांटिटी, ठीक है, दिस इज योर न्यू क्वांटिटी, मतलब P इंटू क्यू। तो 15 इंटू 52 करने से होता है सर 780, इससे आप माइनस कर दो पुराना जो भी आपका P इंटू क्यू है, तो 10 इंटू 50, ये हो जाता है 500। समझ में आ रहा है सर, पुराना प्राइस और पुराना क्वांटिटी 500। तो 780 से 500 निकालो, कितना होता है प्लीज बताओ ना, 780 से 500 निकालने से कितना होता है, 280। और नीचे आ गया आपका चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड, कितना क्वांटिटी सोल्ड में कितना परिवर्तन। पहले आप 50 यूनिट्स बेचते थे, ध्यान दीजिए बात पे, पहले आप 50 यूनिट्स बेचते थे, अभी आप 52 यूनिट्स बेचते हो, तो कितना परिवर्तन कर लिया आपने, 52 माइनस 50 दैट इज 2, तो 280 बाई 2 इक्वल्स टू 140। सो दिस 140 इज योर मार्जिनल रेवेन्यू। बोलो सर, इफ एनी डाउट आस्क मी सर। समझ में कुछ आया या नहीं, नहीं आया तो भी बोलो, आया तो भी बोलो। मार्जिनल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन, चाहे रिलायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, चाहे एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह से सोचो, जैसे सोचना है सोच लो सर, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ सर, मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, मतलब एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करके आपने जितना एक्स्ट्रा कमाया, दैट इज योर मार्जिनल रेवेन्यू। पहले 10 यूनिट बना, 10 टका प्राइस था, 50 यूनिट बनाते थे, अभी 52 यूनिट्स बनाते हो, मार्केट में डिमांड बड़ा होगा लेकिन दाम भी बढ़ा दिए थोड़ा सा, 15 टका कर दिए। तो पहले 10 यूनिट बनाते थे, 50 यूनिट बनाते थे 10 टका करके, अभी 52 यूनिट्स बनाते हो 15 टका करके। तो सिंपल करना है ना, बड़ा सिंपल तरीके से, 15 इंटू 52 दैट इज 780, यहाँ से ओल्ड जो क्वांटिटी है दैट इज 500, मतलब P इंटू क्यू, 10 इंटू 50 हो गया आपका 280। पहले आपका 52 यूनिट बनता था, 50 यूनिट बनता था, अभी 52 मतलब 2, तो 280 बाई 2 दैट इज योर 140, दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू। फार्मूला वाइज बताए तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू, तो रेवेन्यू में चेंजेस कितना आ गया 280 का, और क्वांटिटी में चेंजेस कितना हो गया 2 का।
क्वांटिटी सोल्ड? बोलो सर, बोलो। आप लोगों का हाँ ना बड़ा कीमती है मेरे लिए। Yes, sir. ए सोमनीता, सोमदीप, क्लियर है? आप लोगों का आवाज़ नहीं आ रहा है मुझे। प्रॉब्लम है पूछ सकते हो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ सर, ठीक है। तो ये था मार्जिनल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर आपको रेवेन्यू समझ में आ जाए तो आप पूरा मार्केट का आगे का हर एक कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। तो रेवेन्यू क्या है यू अंडरस्टैंड, टोटल रेवेन्यू क्या है दैट इज़ यू ऑल्सो अंडरस्टैंड, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है ये भी आपको समझ में आ गया है। अब बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू। सर ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। टोटल रेवेन्यू को जब हम लोग नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड से डिवाइड कर दे तो हमें समझ में आ जाता है कि हर क्वांटिटी बेच के हमें एवरेज में कितना इनकम हो जाता है। सिंपल है ना। अगर रिलायंस ने 1000 मोबाइल 6500 करके बेचा, ठीक है, तो रिलायंस के पास कितना पैसा आया रेवेन्यू के तौर पे? तो रिलायंस के पास रेवेन्यू के तौर पे आया 65 लाख। इसको कितना क्वांटिटी सोल्ड किया? 1000। बस 65 लाख को 1000 क्वांटिटी से करो, मतलब एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा 6500। सर ये क्या बात हुआ, सिंपल है ना, ठीक है। तो क्या समझ में आया? ये देखो यहाँ पर बड़ा क्लियर कट बताते हैं, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू बाई क्वांटिटी, ठीक है। जिसका मतलब हो जाता है, टोटल रेवेन्यू का क्या मतलब होता है? P इंटू क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। क्यू क्यू काट दो तो प्राइस ही आता है ना, और 6500 क्या है? मोबाइल का दाम। मतलब जो रिलायंस का एवरेज रेवेन्यू है वही उसका एक मोबाइल का दाम भी है। क्लियर हुआ बात? जो रिलायंस का एवरेज रेवेन्यू है वो उसका अपना एक मोबाइल का दाम भी है। क्या बोलते हो? Yes, sir. है ना। तो याद रहेगा कि मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस होता है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस होता है, ठीक है। इसीलिए ये भी बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है कि एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस भी हो जाता है, स्पेशली इन परफेक्ट कंपटीशन में ज़्यादा देखा जाता है। तो इट्स अ वेरी फेमस कॉन्सेप्ट सर। ओके ओके, धीरे धीरे और थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर। तो ये सारा जो भी मेन रेवेन्यू था मैं आपको बताया, लेकिन अभी थोड़ा सा रेवेन्यू के साथ डिमांड का एक रिलेशनशिप है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा सर। MR AR TR, सर ये सब क्या है आपको समझ में आ गया? मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, इसके साथ एक रिलेशनशिप बड़ा फेमस है सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रिलेशनशिप। सर ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? आपके मन में सवाल चल रहा है, बिकॉज आप लोगों में से शायद डिमांड का चैप्टर अभी पढ़ा नहीं। कोई बात नहीं, बस इतना समझ लो डिमांड का क्या मतलब होता है। ध्यान से बात को सुनना, डिमांड का क्या मतलब होता है? डिमांड का मतलब होता है, डिमांड इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ P PR Y T E O। ध्यान से सुनना बात को प्लीज। डिमांड का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड, चाहे रिलायंस का जियो फोन हो, या बस का भाड़ा हो, रेल का टिकट का डिमांड हो, एयरवेज का टिकट का डिमांड हो, या फिर आपको भूख लगाए तो जोमेटो का खाना ऑर्डर करने का डिमांड हो, जो भी, ठीक है। जो भी डिमांड आप सोच रहे हो, किसी भी चीज़ का डिमांड सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड करता है? जल्दी बताना सर। प्रोडक्ट या सर्विस के प्राइस पे? जब भी किसी चीज़ का डिमांड डिसाइड करते हो उसका दाम ज़रूर पूछते होंगे ना। बिना दाम का कोई चीज़ का डिमांड थोड़ी क्रिएट किया जाता है। दाम सबसे इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? Yes, sir. है ना सर। बाकी चीज़ फिर क्या है सर? रिलेटेड गुड्स का दाम। PR मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ऐसे ये चीज़ मैं डिमांड पढ़ाने के टाइम पे आपको फिर से बताऊंगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। आप जो सामान ऑर्डर कर रहे हो अगर उसका कोई सब्सटीट्यूट है तो उसका दाम भी देख लेते हो ना। मानो कि 2 रेस्टोरेंट है, सिमिलर खाना देता है, ठीक है, तो अगर इसमें क्या दाम है, सपोज चिली चिकन ऑर्डर कर रहे हो या चिली पनीर ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है, तो चिली पनीर एक ढाबा में देखा, दूसरा ढाबा में भी देख लिया, रिलेटेड प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, चिली चिकन चिली पनीर जो भी खाना है खाओ, बट खाने के लिए इनकम भी तो होना चाहिए। अरे सबका बस का बात नहीं होता हर चीज़, ठीक है। 150 टका प्लेट का खाना सबका बस का बात नहीं होता।
जो जो इंसान डेली का 200 टका कमाते हैं वो 150 टका का चिली चिकन या चिली मशरूम का प्लेट नहीं खरीद सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, ठीक है? जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आपका इनकम भी डिमांड को डिसाइड करता है। अगर आपका इनकम नहीं है, आपका इनकम, आपका घर का इनकम, फैमिली का इनकम, सब पूरा बात कर रहे हैं। ऐसे वाई का मतलब होता है हाउस होल्ड की इनकम। डिमांड के चैप्टर में थोड़ा और डिटेल्स में बात करूंगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, टेस्ट भी तो एक इंपॉर्टेंट है। टी फॉर टेस्ट होता है सर, टी फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। सर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हाँ ऑब्वियसली मैंने तो बोल दिया चिली चिकन या चिली पनीर या चिली मशरूम, हाँ सर, बट आपको पसंद होना चाहिए ना, क्या रे? मतलब अगर आपको पसंद नहीं है, आप चीज़ों का डिमांड करोगे क्या? जल्दी बोलो। आपको पसंद नहीं है, No, sir. सपोज आपके पॉकेट में पैसा है, आपको प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में भी आपने सर्वे कर लिया, प्राइस भी आपने देख लिया, लेकिन आपको पसंद नहीं है। मैं बोला चिली मशरूम, आप बोले सर चिली चिली विली नहीं चाहिए, आप प्लेन मसाला वाला कुछ ऑर्डर करो, ये चिली वाला समझ में नहीं आता। तो टेस्ट प्रेफरेंस नहीं होगा तो डिमांड नहीं होगा। सर ये क्या है? सर ये कुछ ऐसा है जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। मानो किसी कारण से मार्केट में प्राइस कुछ ज़्यादा चल रहा है और फैमिली ना बहुत ही मार्जिनल फैमिली है, मतलब थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास है। वो होटल में खाना तो खाता है, बट जब दाम थोड़ा कम रहता है तो उनको पता है कि किस टाइम पे दाम कम रहता है, ठीक है? तो 150 टका प्लेट का खाना अभी नहीं खिला सकते, फ्यूचर में जब दाम कम हो जाएगा तब खिला देंगे, जब 100 टका हो जाएगा। 50 रुपया पेंच कर रहा है सर पॉकेट को, ऐसा भी फैमिलीज है सर, ऐसा बात नहीं है। तो कहने का मतलब है जब दाम कम होगा तब खरीदेंगे, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, ठीक है? तो एक डिमांड को बहुत सारा चीज इफेक्ट करता है सर। डिमांड इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ पी, पी आर, वाई, टी, ई, ओ। डोंट वरी, अभी लिखने का जरूरत इसलिए नहीं है बिकॉज जब आप लोग डिमांड का चैप्टर ओपन करोगे ना, आपको वहाँ पर भी मिलेगा, और जब मैं डिमांड आपको फिर से कराऊंगा आपको, तब भी मैं फिर से कराऊंगा इसको, ठीक है? इसलिए मैं अभी अब बोल रहा हूँ आपको कि किसी भी चीज़ का डिमांड, दुनिया का कोई भी चीज़ जो मांग लो भाई, दुनिया का दाम तो हर चीज़ का देना पड़ता है। दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आता, ठीक है? कुछ भी नहीं आता फ्री में। भगवान का दिया हुआ कुछ चीज़ फ्री में मिलता है, लेकिन वो भी हम लोग फ्री ख़त्म कर देंगे। हाँ, अभी भी ऑक्सीजन फ्री में मिल जाता है, बट ऐसा बना रहे दुनिया को कि ऑक्सीजन को भी हम लोगों को खरीदना पड़ेगा। तो कुछ दिन बाद कंधे में किताब की जगह ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा कहीं पर भी जाना है तो। मतलब ऐसा वातावरण बना रहे हैं ना सर, हाँ, ऐसा वातावरण बना रहे, ऐसा नेचर को ख़राब कर रहे हैं हम लोग अपने हाथों से। तो अलग बात, ठीक है सर, आप कभी कभी ऐसे बात कर लेते हो ना, ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स नहीं परिवेश पढ़ रहे हैं सर, एनवायरनमेंट का पढ़ाई चल रहा है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया सर, किसी भी चीज़ का डिमांड उसके प्राइस पे, रिलेटेड गुड्स के प्राइस पे, आपके इनकम पे, आपके टेस्ट पे, आप फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइस पे। फ्यूचर में दाम ज़्यादा हो जाएगा तो अभी खा लेते हैं, फ्यूचर में दाम कम हो जाएगा तो बाद में खाएंगे, क्या रे? यही सोचता है ना लोग। ऑनियन का प्राइस जब बढ़ जाता है तो कुछ लोग ऑनियन खाना बंद कर देता है। ऑनियन का दाम जब 80 रुपीज़ हो जाता है, बहुत सारे लोग सर ऑनियन खरीदना बंद कर देता है। तो फिर वो क्या सोचता है, भाई अभी छोड़ो यार, जब 40 का होगा तब लेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? चलो ऑनियन से समझ में नहीं आया, घर में किसी का बेटी है, शादी करवाना है, मतलब वैसा टाइप का बेटी जिसका शादी देने के लिए पापा को खर्चा करना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं कैसा बात कर रहा हूँ। तो गोल्ड का प्राइस चेक करता है पापा कि भाई अभी सोना का क्या दाम चल रहा है। तो कोई कोई फैमिलीज तो ऐसे भी होते हैं, जैसे ही गोल्ड का प्राइस थोड़ा सा लोअर होता है ना, तभी बेटी को भी बोलता है जल्दी शादी करो, गोल्ड का प्राइस कम है, क्योंकि अभी खरीदने में सस्ता पड़ेगा। आप समझ रहे हो सर? हाँ, आप समझ रहे हो ना? तो अगर फ्यूचर में गोल्ड प्राइस कम होगा तो फ्यूचर में बेटी का शादी कराएंगे लेकिन अगर गोल्ड का प्राइस अभी कम है तो अभी शादी करा देंगे। तो डिमांड बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है सर, जिसमें फ्यूचर प्राइस भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता है। तो सर ये डिमांड है, तो डिमांड इतनी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेकिन एक पॉइंट आपको ध्यान से समझना होगा कि डिमांड का क्या है कि जब प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ता है, प्राइस लोअर डिमांड इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज। लेकिन सिर्फ प्राइस को लेके जब बात होता है तो बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रखना पड़ता है ना सर? तो सर ये तो नॉर्मल बात है कि डेफिनेशन कुछ ऐसा है डिमांड का
कि वाइल अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग मतलब रिलेटेड गुड्स का दाम, आपका इनकम, टेस्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अदर फैक्टर, सबको कांस्टेंट कर दो। सबको कांस्टेंट करके सिर्फ प्राइस के अप एंड डाउन के ऊपर बेस करके, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गया, प्राइस ज़्यादा हो गया तो डिमांड फॉल हो गया। फिर प्राइस के कारण जब किसी प्रोडक्ट का डिमांड में परिवर्तन आता है तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअली डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। ओके, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। अब इसी लॉ ऑफ डिमांड से आपको मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 सेकंड में समझा देता हूँ। ये जो डिमांड का बढ़ा और कमना, ठीक है, इलास्टिसिटी का क्या होता है? इलास्टिक होता है ना सर। इलास्टिक क्या होता है? अरे इलास्टिक क्या होता है? जो बढ़ता है कम होता है। आप लोग इलास्टिक देखे होंगे, नॉर्मल इलास्टिक का बात कर रहे थे बाबा। हाँ, ये इसका क्या है? गर्डर बोलते हैं हम लोग इसको। हाँ, इलास्टिक है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। हाँ सर, अपने हाथ से करना पड़ता है, बट बढ़ना घटना इसका आदत है। सिमिलरली प्रोडक्ट का डिमांड भी ऐसे बढ़ना घटना चलता है उसका भी। ठीक है, क्यों सर? आज दाम कम है, आज प्राइस लो है, डिमांड क्या होगा? जल्दी बोलो। दाम कम रहने से किसी भी प्रोडक्ट का, ऑनियन हो या गोल्ड, गोल्ड प्राइस कम रहने से गोल्ड का डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा? कंज्यूमर के हिसाब से सोचो। बढ़ेगा। डिमांड बढ़ जाएगा। मानो कि आज गोल्ड का प्राइस है 50,000, कल गोल्ड का प्राइस 10% बदल जाएगा, या तो ज़्यादा या तो कम। 10% मतलब 5,000 में बढ़ जाएगा। कल अगर गोल्ड का प्राइस 55,000 हो जाए तो गोल्ड का डिमांड क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। ये सन्नो। यस सर। या फिर कल अगर गोल्ड का डिमांड 50,000 से नीचे आ जाए, 10% में 45,000 का हो जाए, तो गोल्ड का डिमांड बढ़ जाएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कुछ ऐसा ही है सर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन सिंपल क्या है? ये जो डिमांड इक्वल्स टू, मैं आपको क्या बोला तब से, पी पी आर वाई टी ई ओ, ये डिमांड के क्लास में और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर बहुत डिटेल्स में बात करता हूँ सर। लेकिन इतना समझ लो कि जब प्राइस का 1% चेंज के कारण, कितना चेंज के कारण, इसका फॉर्मूला ऐसा होता है सर इलास्टिसिटी का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। किसी भी प्रोडक्ट का, चाहे गोल्ड हो या प्याज, ऑनियन, जो भी समझ लो, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस में चेंज के कारण डिमांड में जितना प्रतिशत चेंजेस होता है, प्राइस के 1% चेंज के कारण डिमांड में जितना प्रतिशत चेंजेस होता है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। या मोर स्पेसिफिकली बोलो तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब एक्चुअली प्राइस इलास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी सेम होता है सर। और भी इलास्टिसिटी होता है क्या? यस, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, ये सब भी होता है। जब मैं इलास्टिसिटी चैप्टर कराऊंगा तब बताऊंगा आप लोगों को वैसे। तो दिस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी या फिर इन सिंपल इलास्टिसिटी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस के कारण, प्राइस के परसेंटेज चेंज के कारण, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस के चेंज के कारण डिमांड में जो परिवर्तन आता है उसको उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। ठीक है, इन सिंपल ऐसा सोचो, सिंपल सोचो सर, फॉर्मूला भी भूल जाओ, फॉर्मूला तो बाद में याद कर ही लोगे। इन सिंपल ऐसा सोचो कि प्याज का दाम बढ़ गया, टमाटर का दाम बढ़ गया तो डिमांड उसका घट गया। कल टमाटर का दाम कम हो जाएगा, फिर से उसका डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये जो प्राइस के चेंज के कारण डिमांड में जो परिवर्तन होता रहता है ना सर, इसी को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। स्टॉक मार्केट में तो रोज इसका इलास्टिसिटी देखने को मिलता है, कभी स्टॉक मार्केट अप कभी स्टॉक मार्केट डाउन। हाँ, हर दिन होता है सर। ये देखो आज भी हुआ है, आज स्टॉक मार्केट बहुत हाई में गया है सर। सेंसेक्स निफ्टी चेक करते हैं, 2 सेकेंड। सेंसेक्स 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 कहाँ गया भाई? तो निफ्टी दिख गया, निफ्टी देख लो। ये देखो सर, लास्ट 1 मंथ का ही देख लो आप, लास्ट 1 वीक का देख लो। देखा, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी अप। क्या चलता है? इलास्टिसिटी। स्टॉक मार्केट हो या इकोनॉमी, हाँ, सब्जी मार्केट हो या कोई भी मार्केट, इलास्टिसिटी थोड़ा बहुत तो रहता ही है। किसी मार्केट में बहुत ज़्यादा,
किसी मार्केट में थोड़ा कम, किसी मार्केट में बहुत ज़्यादा, किसी मार्केट में थोड़ा कम। तो अब क्या कहना है सर? सर ये मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू के साथ इलास्टिसिटी का क्या संपर्क है? सर संपर्क कुछ ऐसा है सर, एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला कुछ ऐसा है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इनटू इलास्टिसिटी -1 डिवाइडेड बाय इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इसमें रिलेशनशिप कैसे पुट करेंगे? अगर E इक्वल्स टू 1 हो जाए तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाता है। सर कैसे? देखो प्रूव करते हैं। सर AR इंटू, अगर इलास्टिसिटी 1 है किसी प्रोडक्ट का, ऐसे इलास्टिसिटी चैप्टर में आपको बताऊंगा डिफरेंट काइंड ऑफ इलास्टिसिटी होता है। किसी प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी 1 होता है, किसी का 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, 1 मतलब ना ज़्यादा ना कम, 1 से ज़्यादा मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इलास्टिक, 1 से कम मतलब ज़रूरत से कम इलास्टिक। ठीक है, मतलब उसका डिमांड में परिवर्तन का जो बात है उसको 1 से डिनोट किया जाता है। तो कहने का मतलब है अगर इलास्टिसिटी किसी का 1 है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? देखो E-1 अगर 1 है तो E माइनस क्या है, E इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो 1 माइनस 1, E की जगह क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे, तो 1 माइनस 1 बाई 1 क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 जिससे टकराते हैं वो 0 हो जाते हैं। तो जब इलास्टिसिटी किसी का 1 होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। समझ में आया कुछ? हेलो, ये कुछ समझ में आया सर? बोलो। Yes, sir. ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल इलास्टिसिटी का जो वैल्यूएशन है उसको पुट कर दिया। ऐसे इलास्टिसिटी किसी भी प्रोडक्ट का या तो 1 होगा, या तो 1 से ज़्यादा होगा, या तो 1 से कम होगा। ठीक है, तो अगर किसी प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी, ऐसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि कितना तरह का इलास्टिसिटी होता है और उसका मतलब क्या होता है। आई विल डिस्कस इन लेटर स्टेज, बट करेंटली मार्केट के अंदर आप इतना समझ लो, प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी क्या होता है कि वो रेवेन्यू को भी डिनोट करता है। तो अगर किसी का इलास्टिसिटी 1 है तो रेवेन्यू 0 हो जाएगा, मतलब वो ज़्यादा इलास्टिक नहीं है। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब मार्केट डिमांड ज़रूरत से हाई है, ठीक है, समझ रहे हो ना, इतना समझ लो, ज़रूरत से हाई है। जिस प्रोडक्ट का मार्केट डिमांड थोड़ा ज़रूरत से हाई होता है ना, उसका रेवेन्यू पॉजिटिव होता है, उसका मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होता है। सर कैसे पता कर लिया आपने? सर अगेन फार्मूला में पुट करते हैं ना, एम आर इक्वल्स टू ए आर इंटू ई माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई। अब पॉजिटिव पुट करेंगे, 1 से ज़्यादा कुछ, ए आर को तो ए आर ही रहने दो, ई के जगह 2 पुट करते हैं, समथिंग जो भी 1 से ज़्यादा हो। 2 माइनस 1 बाई 2, 2 माइनस 1 बाई 2 तो क्या हो गया? ए आर इंटू 2 से 1 गया तो 1, 1 बाई 2 हाफ। ठीक है, तो ए आर इंटू हाफ, जो भी हो पॉजिटिव तो आया ना सर? जो भी हो पॉजिटिव आया कि नहीं आया बताओ? ये 2 की जगह 3 पुट कर दो, 4 पुट कर दो, जो पुट करना है कर दो, बट आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगा। यस और नो? Yes, sir. ये मैथ सिंपल मैथमेटिकली प्रूव चल रहा है। मतलब कहने का मतलब है जिस प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है ना, उस प्रोडक्ट का मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी नेगेटिव है, मतलब लेस देन 1 है, नेगेटिव नहीं बोलेंगे, 1 से कम, फिर से पुट करते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इनटू ई माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई। एवरेज रेवेन्यू को रहने दो ऐसे अपने जगह में, ई के जगह में पुट करो 1 से कम, 0.5 ले लेते हैं सर, 0.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.5। सर ए आर जैसा है उसको रहने देते हैं, 0.5 माइनस 1 मतलब माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5। सर जो भी होगा माइनस ही होगा ना आंसर, क्योंकि ऊपर माइनस है, आंसर जो भी आए माइनस पे ही आएगा। यस और नो? बोलो सर, Yes, sir. है ना? तो क्या समझ में आ रहा है सर कि ये मार्जिनल रेवेन्यू का जो रिलेशनशिप है एवरेज रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी के साथ, मतलब अगर आपको इसको प्रैक्टिकली समझाने का मैं कोशिश करूँ तो आप ऐसे समझो कि आपका प्रोडक्ट अगर इलास्टिक ज़्यादा है, मतलब जो ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड देता है, ठीक है, उसका अगर आप कुछ भी देखते हो इलास्टिसिटी के साथ तो पॉजिटिव है, अगर इलास्टिक कम है तो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव है। ठीक है, और अगर इलास्टिसिटी 1 के बराबर है, मतलब हमेशा एक इक्वल पैरामीटर में चलता है प्रोडक्ट, डेली नेसेसिटी का चीज़ है, उसका मार्जिनल रेवेन्यू 0 होता है।
और अब ये पॉजिटिव कब होता है? जिस चीज़ का अचानक से डिमांड बढ़ जाता है, जैसे वैक्सीन। हाँ, वैक्सीन का इलास्टिसिटी क्या है अभी? ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है। या फिर कोई भी प्रोडक्ट, ज़रूरत की प्रोडक्ट, दवाई, ठीक है, अभी बुखार हो रहा है लोगों को, ठीक है। तो जो चीज़ का अचानक से इलास्टिसिटी ज़्यादा हो जाता है ना, उसका, उस कंपनी का, बिजनेस का रेवेन्यू क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। और जिसका भी इलास्टिसिटी कम चल रहा है, जिसका ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है, तो उसका रेवेन्यू नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे जब मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाऊंगा आपको, तब मैं इसका और थोड़ा क्रिटिकल बात करूंगा। जब मैं आपको ना इलास्टिसिटी समझाऊंगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको मार्केट के साथ रिलेट करके थोड़ा बता दिया, थोड़ा पॉइंट यहाँ पर था बोल के। सर रेवेन्यू पे लास्ट कॉन्सेप्ट है बिहेवियरल प्रिंसिपल। इतना देर से पेशेंस रखे हो और कुछ मिनट पेशेंस रख लो सर। बिहेवियरल प्रिंसिपल्स रेवेन्यू का। सर ये इकोनॉमिक्स के अंदर ना एक बिहेवियरल प्रिंसिपल्स होते हैं। ये बिहेवियरल प्रिंसिपल्स क्या हैं? सर ये बिहेवियरल प्रिंसिपल्स कुछ ऐसा है जो आपको बिजनेस को संभालने के लिए काम आता है। अगर आपको इकोनॉमिक्स में ये नॉलेज हो तो आप किसी भी बिजनेस में बैठे हो, डिसीजंस मेकिंग में हमेशा हेल्प कर सकते हो। चाहे आपका खुद का बिजनेस हो, या फिर आप रिलायंस में फाइनेंस मैनेजर हो, या फिर आप किसी बिजनेस में एडवाइजर हो। सर क्या करना है? सर इसमें दो प्रिंसिपल काम करते हैं रेवेन्यू में। क्या कहता है सर? कहता है ए फार्म शुड प्रोड्यूस एट ऑल इफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम इट्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू और एक्सीड्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब लोग हाल फिलहाल में जो लोग कॉस्ट का क्लास करके आए हो, दे नो व्हाट इज टीवीसी। क्या रे शालिनी, समन्विता, वेरिएबल कॉस्ट पता है ना सर? डेली बिजनेस का खर्चा। अरे जैसे मैं आपको क्या समझा रहा था अभी कुछ मिनट पहले, रिलायंस का ही दिखा रहा था आपको, सॉरी, रिलायंस का ही देख लो एक बार। मैं आपको कुछ देर पहले रिलायंस का फाइनेंशियल समझा रहा था, जिसमें आपको मैं रेवेन्यू और कॉस्ट का एक डेटा समझा रहा था। फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो। बिजनेस का जो वेरिएबल कॉस्ट मतलब होता है जो बिजनेस के साथ साथ चलता है, डेली प्रोडक्शन पे चलता है। जैसे मैं आपको दिखाया ना कि रिलायंस अपने फैक्ट्री चलाते हैं, ठीक है। तो जो भी फैक्ट्री चलाए, जो भी करे, फैक्ट्री चलाने का डेली का कुछ कॉस्ट लगता है। वो कॉस्ट नॉर्मली क्या होता है? डेली का रॉ मटेरियल, डेली का पावर फ्यूल कॉस्ट, डेली का एक एम्प्लॉय कॉस्ट हर मंथ का, ठीक है। ये फिक्स खर्चा नहीं है। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस फिक्स खर्चा क्या है? जो प्लांट वगैरह बना है ना, फैक्ट्री दिखाया आपको जामनगर वाला, वो सब फिक्स खर्चा है। बट डेली बिजनेस को चलाने के लिए ना वेरिएबल कॉस्ट आता है सर, ठीक है। ये सब वेरिएबल एक्सपेंसेस है जिसको रेवेन्यू से क्या करना पड़ता है? लेस करना पड़ता है। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर कभी रेवेन्यू कम और एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए तो क्या ये बिजनेस के लिए अच्छी बात होगा? प्लीज़ टेल मी। ये जो भी खर्चा मैंने आपको बताया, टीबीसी मतलब रॉ मटेरियल, पावर फ्यूल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस, ये सब वेरिएबल कॉस्ट है सर। अगर बिजनेस का वेरिएबल कॉस्ट, ये सब टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, अगर बिजनेस का टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाए, मतलब कहने का मतलब है टीवीसी ग्रेटर देन टीआर, सिचुएशन इज नॉट गुड ना सर। कॉस्ट ज़्यादा, रेवेन्यू कम। इज दिस ओके? हाँ या ना? No, sir. नो ना, क्योंकि ऐसा होने से बिजनेस का क्या होता है? लॉस होता है ना सर? ऐसा बिजनेस है क्या? अरे है ना। चलो आपको मैं एयरटेल का बिजनेस दिखाता हूँ। एयरटेल का सिचुएशन देखो एक बार। एयरटेल का रेवेन्यू देखो 2021 का 1,12,386 करोड़ का इनकम किया, रेवेन्यू कमाया, सेल किया। लेकिन कॉस्ट देखो सर 41,000 करोड़ का, एक सेकेंड माइनस करना, ये देखो सर हालत। रॉ मटेरियल तो कुछ ऐसा खर्चा नहीं किया इस बार। पावर फ्यूल में 9,000 करोड़ का, एम्प्लॉय कॉस्ट में 4,000 करोड़ का, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन में 4,000 करोड़ का, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 52,000 करोड़ का खर्चा है इसका। इससे क्या हुआ? इसके बिजनेस में यहाँ पर तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं हुआ जिसके ऊपर बेस करके आगे जाके देखो इसका जो इंटरेस्ट वगैरह है ना, लोन वगैरह है,
उसमें वो मुश्किल में पड़ गया सर। ठीक है, ये देखो 29,000 करोड़ का इंटरेस्ट है यहाँ पर, इधर देखो टैक्स वगैरह देने के बाद बिजनेस के पास नेगेटिव है, इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पर इसका जो इनकम है 15,000 करोड़ का लॉस में चल रहा है। इनकम किया 3,000, ऊपर से 11,000 करोड़ का टैक्स। ठीक है, पुराना टैक्स बाकी था, देना पड़ा। 15,000 करोड़ का तो नेट इनकम ही देना पड़ा, मतलब नेगेटिव हो गया। मतलब बिजनेस को प्रॉफिट में चलाने के लिए बिजनेस में हमेशा क्या होना चाहिए, रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू कॉस्ट, तभी वो बिजनेस सर्वाइव करेगा लॉन्ग रन में। तो सर क्या एयरटेल बंद हो जाएगा? नहीं सर बंद नहीं होगा, फ्यूचर अभी ब्राइट है, उसका अलग कॉन्सेप्ट है। ये सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। The firm should produce, चाहे रिलायंस हो या एयरटेल, एट ऑल इफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम इट्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू और एक्सीड्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब हो गया टोटल रेवेन्यू को टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इसको हम लोग वैसे भी बोल सकते हैं प्राइस ग्रेटर देन इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर उसका प्रोडक्ट का प्राइस उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा हो तभी जाके उसका टोटल रेवेन्यू भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा होगा। अगर टोटल रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल हो जाए, तो रेवेन्यू और कॉस्ट अगर इक्वल हो जाए तो सर ऐसे सिचुएशंस में बिजनेस में ना नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। मतलब ऐसे बिजनेस चल सकता है लेकिन फिक्स कॉस्ट का जो खर्चा है ना, मतलब जो सेटअप किया, जो बिजनेस बनाने का खर्चा किया, वो लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप इतना भी प्रॉफिट नहीं कर रहे हो कि आप अपना डेली का कॉस्ट को उठा पाओ। टोटल रेवेन्यू और कॉस्ट एक, वेरिएबल कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल हो गया, लेकिन फिक्स कॉस्ट का क्या होगा? बिल्डिंग बनाए, फैक्ट्री सेटअप किए, हाँ उसका क्या होगा? वो भी तो खर्चा है, तो वो फिक्स कॉस्ट आपका लॉस हो जाएगा। तो आपका मैक्सिमम लॉस हो जाएगा फिक्स कॉस्ट, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप वेरिएबल कॉस्ट भी उठा नहीं पाते हो ना, तब तो बंद करने के कगार में आ जाओगे। मतलब इतना रेवेन्यू कमाना चाहिए ताकि वेरिएबल कॉस्ट भी उठ जाए, फिक्स कॉस्ट भी उठ जाए। लेकिन जब बिजनेस वेरिएबल कॉस्ट को उठा पाता है दैट्स अ गुड साइन, बस लॉस कितना होगा? मैक्सिमम फिक्स कॉस्ट का। जैसे कि P इंटू क्यू मतलब टोटल रेवेन्यू, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ क्वांटिटी को ऐड करने से मिलता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और एक प्रिंसिपल बात करता है सर, इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर द फार्म। एक बिजनेस के लिए प्रॉफिट तभी होता है जब उसका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा हो। ठीक है, चेंज इन रेवेन्यू जो है ना वो चेंज इन कॉस्ट से ज़्यादा हो। मतलब एक प्रोडक्ट बनाने में, एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने में अगर 5% ज़्यादा कॉस्ट पड़ रहा है तो उसका रेवेन्यू कम से कम 6% होना चाहिए, तभी जाके वो बिजनेस सर्वाइव करेगा। तो चेंज इन रेवेन्यू मतलब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। एंड डिक्रीज आउटपुट, बिजनेस को तब अपना आउटपुट बंद कर देना चाहिए। इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर द फर्म टू इंक्रीज आउटपुट, मतलब प्रोडक्शन बढ़ा देना चाहिए जब मार्जिनल रेवेन्यू से मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा। लेकिन जिस दिन मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से कम हो जाए उस दिन फार्म को मतलब धीरे धीरे प्रोडक्शन को कम कर देना चाहिए। और एक फार्म तब तक प्रोडक्शन कर सकता है, एक फार्म तब तक अपना प्रोडक्शन चला सकता है जब तक उसका मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है। और एक चीज़ यहाँ पर बड़ा पॉपुलर है सर, मार्जिनल कॉस्ट का ऑलवेज कट्स द मार्जिनल रेवेन्यू का फ्रॉम बिलो। ठीक है, ये चर्चा मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में करूँगा सर। ठीक है, ये जो मैं आप लोगों को प्रिंसिपल पढ़ाया ना आज, ये प्रिंसिपल आज डिटेल्स में नहीं बता पाया बिकॉज मैंने बहुत सारा चीज़ बता दिया। आप लोग घर में एक बार गो थ्रू कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाऊंगा कि जैसे कि ये चैप्टर है डिफरेंट मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगा सर। तब ये रेवेन्यू का चर्चा मैं फिर से करूंगा, बिहेवियरल प्रिंसिपल्स का, कि प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, सर्विस का दाम कैसे डिसाइड होता है, और ये जो मैं अभी बताया ना कि मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट रेवेन्यू को हमेशा नीचे से कट करता है। ठीक है, ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा आगे के चैप्टर्स में, इसी चैप्टर में आगे है। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू marginal cost always cut the marginal revenue curve from below. This is the graphical area I will discuss in later class sir. Look at sir, this is marginal cost curve और ये है marginal revenue curve. marginal cost marginal revenue को नीचे से कट करेगा, क्यों करेगा सब डिटेल्स एनालिसिस आगे आगे रहेगा सर। ठीक है, तो आज इतना दूर तक नहीं जाना है। आज का क्लास तो आपको मैं पूरा रेवेन्यू तक पढ़ाया, मार्केट क्या है समझाया। तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आपको मैं मार्केट में प्राइस डिसाइड कैसे होता है, डिफरेंट मार्केट का कैरेक्टर कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से होगा सर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। मैगी का दाम 12% क्यों है पता चलेगा, बस का फेयर 10% क्यों है
वाई बस चार्जेस मिनिमम 10 रुपीज़, ऑटो में चढ़ने से 10% मिनिमम क्यों देना पड़ता है, ठीक है। इंडियन रेल मिनिमम कितना भाड़ा डिसाइड कर सकता है, एयरलाइंस कंपनीज कितना डिसाइड कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं, डिफरेंट मार्केट के ऊपर, मोनोपोली का अपना, ओलिगोपोली का अपना, परफेक्ट कंपटीशन का अपना, सबका अपना अपना सिस्टम है। बट सबसे पहले तो परफेक्ट कंपटीशन जानेंगे, फिर आगे आगे धीरे आगे मतलब उसका बाकी चर्चा भी करेंगे सर। तो चर्चा अभी जारी रहेगा सर, मतलब ऐसे बोले तो ऐसे बोल सकते हैं सर, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ सर, क्या आज का पिक्चर समझ में आया? शालिनी प्लीज टेल मी सर। Yes, sir. समन्विता, समन्विता आशीष, sir. ओके सर, Yes, sir. ठीक है। तो नोट्स तो आपके पास है ही, आप घर में जितना मैं आज पढ़ाया आप प्लीज़ एक बार उसको गो थ्रू करो। और कॉस्ट का जो पढ़े थे आप लोग, कॉस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, मतलब नोट्स के नीचे 100 क्वेश्चंस है, प्लीज़ सॉल्व किया करो। कोई डाउट है तो व्हाट्सएप किया करो, ठीक है। और ये आज का जो मार्केट का पढ़ाई है, मार्केट को घर में जितना मैं पढ़ाया, मार्केट कितना है, रेवेन्यू क्या है, प्लीज़ एक बार अच्छे से अपने मतलब समय लेके पढ़ो सर, ठीक है। बस आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सर। ओके, टाटा सर, बाय। बाय सर, बाय।